Hello, good morning, good afternoon, and good evening. This is CA Tarun Mongia. सीए इंटर ऑडिटिंग की रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रही है। एक बार फिर से सीए इंटर ऑडिटिंग की रिवीजन सीरीज स्टार्ट होने वाली है अपकमिंग एग्जाम के लिए। बहुत सारे दिनों से मेरे पास स्टूडेंट्स के कुछ मैसेजेस आ रहे थे, किसी की कॉल्स आ रही थी या यूट्यूब पे कोई बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए आप रिवीजन की सीरीज क्या अपडेटेड कब से डालने वाले हो। तो उनके लिए ये गुड न्यूज है कि सीए इंटर की ऑडिटिंग की रिवीजन सीरीज अब स्टार्ट होने वाली है, तो रेगुलर अब वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, एक ये चीज आपने ध्यान रख लेनी है। दूसरा, ऑडिटिंग की मैराथन वीडियो 6 से 8 घंटे ऑडिटिंग की मैराथन वीडियोस इस रिवीजन सीरीज के बाद मैं लेने वाला हूं, तो वो भी आएगी आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले दो तीन चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्या दो तीन चीजें क्लियर हैं? रिवीजन सीरीज है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, जहां पे चीजें समझाने वाली होंगी समझाऊंगा, याद करवाने वाली होंगी याद करेंगे। अदरवाइज अगर कुछ चीजें बहुत ईजी हैं तो अगर कुछ चीजें बहुत ईजी हैं तो उसको स्किप करके थोड़ा सा जल्दी जल्दी ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास भी कम है और टाइम मेरे पास भी कम है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, ऑडिटिंग का नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिटेड, जिसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। आप लोगों को जो इसकी फाइल का लिंक है वो मैं आपको बीच में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टैंडर्ड्स के कुछ अलग क्लासेस भी हम लगाएंगे, जहां पे ऐसे 200 सीरीज, 300 सीरीज, 400 सीरीज अलग से भी किया करेंगे। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस टाइम पे मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं घर से। आ जाओ जी। घर वालों को लग रहा होगा वो तो घूम फिर रहा होगा, जबकि हम यहाँ पे बैठे हैं स्टूडियो में क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे आपके पास होने का वाला है, स्टैंडर्ड की अलग क्लासेस भी अपलोड करूंगा, मैराथन की ऑडिट मैराथन की वीडियोस भी अपलोड करने वाला हूँ मैं। और कुछ चीजें ये हैं, क्या डिस्कस करना था हमने। हाँ, मेनली मेरे को आपको आपके साथ एक ये चीज शेयर करनी थी कि सर ना, आप निमोनिक्स या मेमोरी टेक्निक्स बहुत ज्यादा नहीं बनाते। देखो, हर किसी की अपनी अपनी अप्रोच है। मैं मेमोरी टेक्निक्स पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दूंगा, आपको दूंगा मेमोरी टेक्निक्स भी, जो जो इंपॉर्टेंट केसेस होंगे या जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको याद करना मुश्किल है। लेकिन अगर अगर मैं हर चैप्टर में बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स डालने लग गया ना, तो हमें लर्न होने लग जाती है वो चीजें, हमें मेमोरी टेक्निक्स याद होने लग जाती है। जबकि ऑडिटिंग में क्या होता है, हमें मेमोरी टेक्निक याद रख दी, थोड़ा सा टॉपिक याद आ गया, उसके बीच का कंटेंट याद नहीं रहता। तो मेरा जो फोकस रहता है वो रहता है कंटेंट पे, क्योंकि आईसीए आपको पता है कंटेंट के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। चलिए सर, अब हम शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की शुरुआत होती है फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन के साथ। आईसीआई ने इसको 3 लाइनों में दिया हुआ है, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म, और सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड टू एक्सप्रेस द ओपिनियन। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, ऑडिटिंग जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसी के दबाव में आके आपको किताबें नहीं चेक करनी। समझदार हो, सीए क्वालिफाइड हो, 2-3 अटेम्प्ट लग चुके हैं, ऑडिट पढ़ चुके हो, तो आपको इंडिपेंडेंट रह के एग्जामिनेशन करनी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो एंटिटी चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड है चाहे नहीं है, चाहे एनपीओ है चाहे नॉर्मल रिलायंस कंपनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, साइज कंपनी चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। लीगल फॉर्म, चाहे वो एचयूएफ हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो एनपी हो, एनपीओ है, आपको उसकी ऑडिटिंग करनी है। आपको लीगल फॉर्म के बारे में ज्यादा नहीं ध्यान रखना, आपको साइज के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं रखना। और लास्ट में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस द ओपिनियन। ओपिनियन जहां पे एक्सप्रेस करना है तो ऐसे 700 लग जाएगा बच्चे, यहीं पे तो मार खाते हैं। सुन रहे हो ना? ओ भाई साहब, तू सुन रहा है? ओ हेलो। हाँ, जो आप वो जो वीडियो देख रहे हो उसी के साथ ही बात कर रहा हूँ, क्लास नहीं चल रही, अकेला खड़ा हूं मैं। ठीक है, तो जो वीडियो देख रहा है आपको ही बोल रहा हूँ। खो जाते हो ना, तो खोना नहीं है, साथ साथ पढ़ना है। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म। और लास्ट में है ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, और ओपिनियन जो एक्सप्रेस करना है ऐसे 700 लग जाएगा। अगर आप ऐसे ऐसे शब्द लेके आ गए जहां पे ऑडिटिंग की डेफिनेशन में आपने ऐसे को इंट्रोड्यूस कर दिया, एग्जामिनर सोचेगा बच्चे को आता है, टेक्निकल नॉलेज है, मार्क्स पूरे में से पूरे मिलने के चांसेस हैं। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है, देखो इसको दे देना नंबर 1, और डेफिनेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद नंबर 2,
मैंने जान के क्या किया, पूरी बुक में ना जितने भी हेडिंग्स है ना, जान के उनको मैंने क्या किया, नंबरिंग नहीं दी, ताकि आप लोग नंबरिंग दो, आपका हाथ भी साथ साथ चलता रहे। एनालिसिस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ ऑडिट, पहले 3 पॉइंट ऊपर वाले रिपीट है, पढ़ के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। भाई साहब गजब टॉपिक है। ऑडिटर शुड एंश्योर दैट, ये वाला टॉपिक पढ़ रहा हूं मैं, इम्प्लीकेशन मैंने छोड़ दी, डेफिनेशन को ही उन्होंने दोबारा दोबारा लिख दिया। अगला है ऑडिटर शुड एंश्योर दैट एफएस नोट मिसलीड एनीबॉडी, नोट मिसलीड एनीबॉडी, नोट मिसलीड, नोट मिसलीड, नोट मिसलीड, 5 बार मैंने बोल दिया। क्या आपने 5 बार सुन लिया? आरटीपी मई 20 का बेटा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आया था? ऑडिटर शुड एंश्योर, ऑडिटर को ये एंश्योर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एफएस यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट मिसलीड एनीबडी, किसी को भी धोखेधड़ी में ना रखे। तो इसके लिए ऑडिटर किन बातों का ध्यान रखेगा? आरटीपी का क्वेश्चन आ गया, मतलब आईसीआई की नजर तो है इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पे। तो ऑडिटर ने क्या ध्यान में रखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लाइंट ने बनाई है वो किसी को मिसलीड ना करे। तो सबसे पहले वो देखेगा जो भी अकाउंट्स बनाए हैं आप लोगों ने, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपस में मतलब एंट्री ड्रॉन अप की है कि नहीं की है, मतलब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ टैलिड हैं या नहीं है, इसको बोलते हैं क्या वो टैलिड हैं अकाउंट्स बुक्स ऑफ एंट्रीज के साथ। सेकंड में है क्या प्रॉपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस साथ में अटैच है या नहीं है। कोई भी एंट्री छूटनी नहीं चाहिए, नो ओमिशन, सारी एंट्रीज को आपने रिकॉर्ड करना है, ऐसा ऑडिटर ध्यान रखेगा ऑडिट करते हुए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन चीजों का ध्यान रखे। सर हैवी हो रहा है। ऑडिटर इन चीजों का ध्यान रखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इन चीजों का ध्यान रखे कि अकाउंट्स जो हैं वो एंट्री से ड्रॉन अप है कि नहीं है, प्रॉपर एसएई लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, कोई भी एंट्रीज बुक से ओमिशन नहीं होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। सर ये कौन सा बिगुअस है? अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है कंफ्यूजन, अन मतलब नॉन कंफ्यूजन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजन से परे होनी चाहिए। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अमाउंट्स है प्रॉपरली क्लासिफाई करनी है, आपने डिस्क्राइब करनी है और डिस्क्लोज करनी है एज पर द एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है कि नहीं दिखा रही, ये 6 चीजों का ध्यान रखेगा ऑडिटर, ये देखने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल मिस नॉट मिसलीड एनीबडी। पहला, अकाउंट्स जो ड्रॉन अप किए हैं जर्नल एंट्रीज के साथ, ठीक है, एंट्रीज के साथ टैली होने चाहिए, सभी के साथ एसए लगे होने चाहिए, कोई भी एंट्री ओमिशन नहीं होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन जो है स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब एंड डिस्क्लोज करनी है आपने, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाई, ट्रू एंड करेक्ट व्यू नहीं। चलिए तीसरा टॉपिक हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बेटा, वो याद रखना, एसए 200, ऑडिट का ओपिनियन एसए 700, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव एसए 200, ओपिनियन 700, ऑब्जेक्टिव 200 एज पर ऐसे 200। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ऐसे ही मैं आपको साथ साथ ऑडिट के स्टैंडर्ड्स भी याद करवाता चला जाऊंगा। इस रिवीजन सीरीज के बाद आपको स्टैंडर्ड्स में मैं गारंटी दे देता हूं, आपको सारे के सारे नेम याद होंगे। ठीक है, तो ऐसे 200 कहते हैं ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। एक होता है रीजनेबल, एक होता है एब्सोल्यूट। रीजनेबल का मतलब है सही सही है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है सब कुछ सही है। जबकि ऑडिट सैंपलिंग जब बीच में इंक्लूड होती है ऐसे 530 के हिसाब से, तो सब कुछ सही, करेक्ट, 100% गारंटेड नहीं होता। लेकिन ऑडिटर अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंस और सिचुएशंस के हिसाब से सब कुछ चेक करता है, इसलिए वो रीजनेबल एश्योरेंस लेता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल फ्री फ्रॉम रोमम, रोमम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो गलतियां होने का रिस्क है क्या उससे फ्री है कि नहीं। पहला ऑडिट का ये, ऑडिटर का ये ऑब्जेक्टिव होता है क्या, टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस वेदर एफएस एज अ होल फ्री फ्रॉम रोमम। उसके साथ आपको पहले पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है फोर्थ पॉइंट के साथ, यानी कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है, बैलेंस शीट है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाई। सेकंड पे है आपने क्या करना है, रिपोर्ट देनी है ऑडिट करने के बाद और कम्युनिकेट कर देना है आपने एसए के अकॉर्डिंग। एसए कौन सा लगेगा, 700 भी लग सकता है, 701 भी लग सकता है, 705 भी लग सकता है। और आपने ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, यानी कि सेकंड और थर्ड पॉइंट आपस में कनेक्टेड है, फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में फिर से रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, फोर्थ वाले में ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना है, सेकंड वाले में रिपोर्ट और कम्युनिकेट करना है। उसी को ही बोला गया थर्ड पॉइंट में भी कि आपको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है जिस कंक्लूजन पे आप पहुंच रहे हो। पांचवा नंबर बहुत बढ़िया है, पांचवें नंबर पे याद रखना, ध्यान से सुन लो। हाँ आप सुन रहे हो ना, हाँ हाँ आपसे ही बात कर रहा हूं। पांचवा नंबर जो है एग्जाम एक्सपेक्टेड है।
आईसीएफ क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, कहते हैं बड़े हो गए भाई साहब, पैटर्न चेंज होने वाला है, न्यू सिलेबस का स्ट्रक्चर होने वाला है, हम क्या ऐसे क्वेश्चन आपको देंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर ना। आईसीआई पिछले 3-4 अटेम्प्ट से क्या खेल रहा है, किसी टॉपिक के अंदर का कोई पॉइंट उठाता है उसी को क्वेश्चन बना देता है, तो एक क्वेश्चन ये आने का चांसेस है। ऑडिटर विल नॉट असर्टेन द फ्यूचर वाइबिलिटी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज। ऑडिटर कह रहा है मैं यहाँ पे फाइनेंशियल हिस्टोरिकल की ऑडिट करने आया हूँ, फ्यूचर में आप क्या कर रहे हो, आज आपका सब कुछ सही है, फ्यूचर में आग लग जाए, डायरेक्टर फ्रॉड कर जाए, मैं थोड़ी ना जिम्मेवार हूं। तो ऑडिटर विल नॉट असर्टेन द फ्यूचर वाइबिलिटी और एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज, ये लाइन लिखेगा, इसे कहेगा एक्सप्लेन, या मतलब केस स्टडी बता के कहेगा। तो आरटीपी मे 20 में तो क्वेश्चन यही था, ऑब्जेक्टिव्स बताओ। अगला टॉपिक है चौथा स्कोप, अभी किया हमने ऑब्जेक्टिव। स्कोप को बोलते हैं हम 3+7। सर 3+7 क्या, पहले 3 पॉइंट होते हैं इसके स्कोप के, फिर उसके बाद 7 अदर पॉइंट्स होते हैं। स्कोप ऑडिट का में आप क्या क्या ध्यान रख के चलोगे, ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना हुआ है, भाई साहब किसी ना किसी के दायरे में रह के बना होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या है स्कोप में। सबसे पहले आपने चेक करना है कि टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, इसके साथ में लिख लो बिटवीन क्लाइंट एंड ऑडिटर, बिटवीन क्लाइंट एंड ऑडिटर। ऑडिटर के और क्लाइंट के बीच में जो भी टर्म्स हुई हैं उसके हिसाब से ऑडिट करो। क्लाइंट ने बोला, आपने क्लाइंट्स ने बोला आपने मेरी स्टॉक ऑडिट करनी है, आप कह रहे हो नहीं जी मैं तो पूरी ऑडिट करूंगा, फुल ऑडिट, स्टैट ऑडिट नहीं यार, जो क्लाइंट ने बोला वही। दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ रेलिवेंट स्टैट्यूट, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट करने का आपको उसी के एक्ट के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं रेलिवेंट स्टैट्यूट, जो एक्ट में जो लॉ में लिखा हुआ है। और तीसरा है प्रोनाउंसमेंट ऑफ आईसीआई, इसको अपन नॉर्मली भाषा में बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो उसको ध्यान में रख के आपको ऑडिटिंग करनी है। इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, मैं इसकी टर्म लिखवा रहा हूं, सबसे बड़ा होता है स्टैट्यूट, इससे नीचे होता है आईसीएआई मैंने क्योंकि स्टैंडर्ड्स, उसके नीचे होता है क्लाइंट, क्लाइंट यानी कि टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो याद रखना जो टर्म्स है या आईसीआई की प्रोनाउंसमेंट है वो कभी भी ऊपर नहीं होंगी, या आप ऐसे कह सकते हो, यहाँ पे देखो नोट लिखा हुआ है, एक बार एमसी वो आया था ट्रू एंड फॉल्स, क्या टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट सुपरसीड करती हैं आईसीआई की प्रोनाउंसमेंट को, इनकरेक्ट, ना ये इसको सुपरसीड कर सकता है, ना ये इसको, ना ये इसको। कहने का मतलब ये है सब सुपरसीड कौन कर सकता है, स्टैट्यूट, यानी सबसे ऊपर रहेगा स्टैट्यूट। आप कहो कि मेरे को ना मेरे क्लाइंट ने बोला था मेरी ड्रग्स की या फिर कुछ इलीगल प्रोडक्ट की मेरी कंपनी है उसकी ऑडिट कर दे, यार क्लाइंट ने बोला मैं कर दूंगा, स्टैट्यूट में लिखा हुआ है ये तो जाएगा जेल में, कंपनी प्रोडक्ट ही बैन है, तो आप क्या कहोगे, नहीं जी नहीं टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में लिखा हुआ है आई कैन डू इट, बेटा तो फिर जेल में करना। समझे मेरा पॉइंट, जो स्टैट्यूट में लिखा है सबसे ऊपर वही रहेगा, उससे नीचे रहेगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यानी कि प्रोनाउंसमेंट, तीसरे नंबर पे रहेगा ये छिड़कू सा छोटा मोटो स्टैंडर्ड। उसके अलावा अदर पॉइंट्स में आपने क्या ध्यान में रखना है स्कोप ऑफ ऑडिट में, इस हिसाब से ऑडिट करना, आपने कवर कर लेने हैं सारे एस्पेक्ट। एक आपको ना चीज ध्यान में रखना, पूरी बुक में जो जो की पॉइंट्स है ना सारे के सारे हाईलाइटेड हैं, बोल्ड हैं, ये आपको फायदा होगा लास्ट में रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी होती है, हम जितनी बार रिवीजन करेंगे उतने हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं थ्योरी को रिटेन करने के। तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, की नोट्स बनाने पड़ेंगे, बोल्ड करना पड़ेगा, जो मैंने आपके लिए इस बुक में करके दिया है। तो अदर पॉइंट्स क्या है स्कोप के, स्कोप के अदर पॉइंट्स है, सबसे पहला ऑडिटर सारे एस्पेक्ट कवर करके चलेगा, दूसरा है कोई भी ऐसी ड्यूटी वो परफॉर्म नहीं करेगा जो उसके आउटसाइड मतलब उसके स्कोप के बाहर हो। तीसरे में ऑडिटर देखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देते हुए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं है, और रिलायबल या सफिशिएंट है या नहीं है उसके लिए आईसीआई ने पॉइंट नंबर चौथा दिया कि कैसे चेक करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट है कि नहीं, कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल चेक करोगे। याद रखना जहां पे अकाउंटिंग सिस्टम आ जाता है वहां पे इंटरनल कंट्रोल भी आ जाता है, तो कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल हम चेक करेंगे, या कुछ अदर टेस्ट इंक्वायरीज या अदर वेरिफिकेशन करके देख लेंगे, लाइक सैंपलिंग लगा के देख लेंगे कि अप्रोप्रिएट है कि नहीं। पहले पॉइंट में ये बोला कवर ऑल द एस्पेक्ट, दूसरे में बोला ऐसा कोई ड्यूटी परफॉर्म मत करना जो आपके स्कोप में ना हो, तीसरे में बोला कि आपने इंफॉर्मेशन चेक करनी है रिलायबल और सफिशिएंट है कि नहीं, रिलायबल या सफिशिएंसी कैसे चेक करनी है उसको पॉइंट नंबर 4 में बोला, जिसमें बोला अकाउंटिंग सिस्टम या इंटरनल कंट्रोल चेक कर लेना या फिर अदर टेस्ट इंक्वायरी वेरिफिकेशन प्रोसीजर लगा लेना। पांचवें में बोला कि आपने अपने स्कोप में ये चेक करना है कि जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज है कि नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और प्रॉपरली डिस्क्लोज है या नहीं है
ये कैसे चेक करोगे, उसके लिए पॉइंट नंबर 6 में देख लेना। आप अपनी एफएस को रिकॉर्ड्स के साथ, अकाउंटिंग रिकॉर्ड के साथ टैली करके देख लेना। जो जजमेंट मैनेजमेंट ने लिए हैं वो देख लेना अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, और जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आप लोगों ने अप्लाई की हुई हैं वो कंसिस्टेंट अप्लाई की हुई है कि नहीं। यानी कि थर्ड और फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कनेक्टेड है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट कनेक्टेड है। फिफ्थ में बोला इंफॉर्मेशन रिलायबल और सॉरी डिस्क्लोज करनी है प्रॉपर। डिस्क्लोज करने के लिए आप कैसे चेक करोगे, कह रहे हैं कंपेयर कर लेना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरलाइंग रिकॉर्ड के साथ, जजमेंट मैनेजमेंट की चेक कर लेना, और अकाउंटिंग पॉलिसीज लगे हुए हैं कि नहीं। मैसेजेस आ रहे हैं। सर क्या आपने मैच देखा? यार सही है ना वैसे स्टूडेंट, यहाँ पे ऑडिटिंग की रिवीजन सीरीज चल रही है, स्टूडेंट कह रहे हैं सर आपने मैच देखा या नहीं देखा। सही है, बढ़िया है भाई। सर आप इनको इग्नोर करो। एक्चुअली ना 2-3 मिनट से ना मैसेज 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 बजी जा रहे थे, तो एक स्टूडेंट कह रहा है। चलो पॉइंट नंबर 7 स्कोप में क्या है, constrain the scope of audit the FS that impairs the auditor's ability to express an unqualified opinion on financial statement should be set out in the report, and a qualified opinion and disclaimer of opinion कि वो मतलब qualified DO मतलब disclaimer should be expressed as appropriate। यार इसका मैंने सिंपल मतलब बता देता हूँ, आप याद कर लेना। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर कहीं पे आपको क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ही देने की नीड है एज पर एस 705, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज पर एस 705। ऐसा याद किया करो यार, लिंकेज किया करो। तो एस 705 के हिसाब से अगर आपको क्यूओ या डीओ देना है, लेकिन कोई चीजें आपको कंस्ट्रेंट कर रही है, रोक रही है, मतलब आपने उसको क्या दे दिया, क्लीन ओपिनियन दे दिया, गलत है ना। या वाइस वर्सा, क्लीन की जरूरत है, आपने क्यूओ डीओ एओ दे दिया। तो कह रहे हैं इस पॉइंट को भी आपने ध्यान में रखना है, ये भी आपका स्कोप है। चलिए सर आगे, पॉइंट नंबर 5। पहला था डेफिनेशन, दूसरा था मिसलीड वाला वो, तीसरा ऑब्जेक्टिव, आई थिंक मैंने नंबरिंग, हाँ। उसके बाद है एस्पेक्ट्स टू बी कवर। ऊपर था स्कोप। स्कोप का मतलब होता है आपके ऊपर बंदिशें क्या क्या हैं, क्या आप स्टैट्यूट को ओवरसीड कर सकते हो कि नहीं, किसके अकॉर्डिंग आपको जितना क्लाइंट देगा उसके अकॉर्डिंग वो होता है स्कोप। अब एक बार स्कोप डिसाइड हो गया कि मेरे को ये ऑडिट करनी है, अब ऑडिट के अंदर आप घुस रहे हो, ऑडिट के अंदर आप घुस रहे हो तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, मतलब क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। चाहे आप स्टॉक ऑडिट कर रहे हो, चाहे आप इंटरनल चाहे स्टैट ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी ऑडिट कर रहे हो, आपको ध्यान में क्या रखना है। सबसे पहला कह रहे हैं अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल ध्यान रखना, क्या वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, क्या वो रिकॉर्डिंग सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। सेकंड में कंपनी का अकाउंट सिस्टम या प्रोसीजर चेक करना, क्या कोई मटेरियल वीकनेसेस तो नहीं एग्जिस्ट करती। पहले में अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, सेकंड में आपको क्या चेक करना है, सिस्टम और प्रोसीजर क्या वो एडिक्वेट है, कोई मटेरियल वीकनेस एग्जिस्ट तो नहीं करती। थर्ड में एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, लाइक ट्रायल बैलेंस एटसेट्रा, या लेजर पोस्टिंग, ये सब चीजें चेक करनी है। उसके बाद है वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को मैं देखो नॉर्मली क्या बोल देता हूँ, वही जर्नल एंट्रीज, क्या सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया कि नहीं किया, उसके बाद वो चेक करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है टाइटल किसके नाम पे है, एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट्स, क्या एसेट्स की एग्जिस्टेंस है, टाइटल है उसी के नाम पे। वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज चेक करनी है, क्या ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर की है और रेवेन्यू नेचर की है। रेवेन्यू नेचर है तो पी एंड एल में जाएगा, कैपिटल नेचर है तो बैलेंस शीट में जाएगा। कंपेयर करना है पी एंड एल को के रिजल्ट को, वो ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। क्या कोई अगर कॉर्पोरेट बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी यानी कोई कंपनी है, तो उसने अपने स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके एक्ट के अकॉर्डिंग, बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग फुलफिल पूरा कर रहा है कि नहीं। लास्ट में हमेशा की तरह ओपिनियन दे दो एज पर एस 700। ये एस्पेक्ट कवर करके आपको चलने के ऑडिट करनी है। सबसे पहला आपने अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, दूसरे में सिस्टम और प्रोसीजर चेक करना है, क्या मटेरियल वीकनेस एग्जिस्ट तो नहीं करती। उसके बाद आपको देखो यार थर्ड पॉइंट को ना मैं आपको याद कराता हूँ। थर्ड पॉइंट में आपने ट्रायल बैलेंस और लेजर पोस्टिंग चेक करनी है, यानी कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी और पोस्टिंग वगैरह, बैलेंसेस वगैरह। फोर्थ में आपको जर्नल मतलब वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन चेक करनी है, ठीक है। पांचवें और छवें में इकट्ठे हैं, बैलेंस शीट की आइटम चेक करनी है। बैलेंस शीट में क्या आइटम होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज। फिर चेक कर लो कैपिटल और रेवेन्यू नेचर की आइटम्स, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू फेयर है कि नहीं। कोई कंपनी है, कॉर्पोरेट बॉडी है, तो वो अपने स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल पूरा कर रही है कि नहीं।
लास्ट में ओपिनियन देंगे, रिपोर्ट देंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल है, ये स्टडी मटेरियल से उठाई हुई है, पढ़ लेना, पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। ये एग्जाम्पल नंबर पॉइंट नंबर 1 को लेके है। पॉइंट नंबर 1 वो था ना, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल को चेक करना है। चलिए जी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के हैं, आरटीपी के हैं, स्टडी मटेरियल के हैं, ये आपने खुद पढ़ लेने हैं। अगला टॉपिक है बेटा असर्शन। थोड़ी सी ना आप लोग ना पता है क्या करना, यहाँ पे देखो मेरे पास ये थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, फॉर्मेटिंग थोड़ा सा चेंज हो जाती है। कई बार क्या होता है, फाइल जहां से बन के आती है ना, किसी दूसरे लैपटॉप में जाए तो उसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो चलिए सर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम देख लेंगे। असर्शन, असर्शन का मतलब होता है लाइक करेक्टरिस्टिक्स, लाइक फीचर्स। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको कौन तैयार करके देता है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने आपको दे दी, उसके अंदर क्या क्या गुण है, लाइक उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी कंप्लीटनेस, ठीक है। तो असर्शंस की डेफिनेशन को हम याद करेंगे सबसे पहले। असर्शन का सिंपल मतलब होता है फीचर। असर्शन का मतलब होगा रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट, लाइक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने दिया, मैनेजमेंट ने, तो रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट दैट आर एम्बोडेड इन द एफएस, यानी कि इंक्लूडेड इन द एफएस और यूज्ड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर के पास क्या पहुंच जाएगा, ऑडिटर के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंच जाएगा। बनाया किसने था सर, बनाया मैनेजमेंट ने था, इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन यहीं से बन रही है, रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट। और वो कुछ पॉइंट कहां पे इंक्लूड है, एफएस में, क्योंकि आपने ऑडिटिंग की डेफिनेशन में देखा था ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आप ओपिनियन दे रहे हो। यूज्ड बाय द ऑडिटर टू कंसीडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट दैट मे अकर, जो फ्यूचर में होने के चांसेस हैं उसके ऊपर भी ध्यान से रख लेना। तो ऐसी चीजों को ध्यान रखना, जैसे कि कोई टेबल है, ठीक है, फर्नीचर एंड फिटिंग है, बैलेंस शीट में शो हो रही है, तो देखो उसकी एग्जिस्टेंस है कि नहीं, क्या उसकी जो अमाउंट है इंक्लूड की गई है कि नहीं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई हुई है कि नहीं। तो ये सारे पॉइंट को बोला जाता है असर्शंस। रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट एम्बोडेड इन द एफएस यूज्ड बाय द ऑडिटर और कंसीडर द डिफरेंट पोटेंशियल ऑफ मटेरियल पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। चलिए आगे, तो असर्शन की कुछ एग्जांपल दी हुई है, इसका डिटेल पॉइंट तो बहुत है यार, 9th चैप्टर पूरा इससे भरा हुआ है। असर्शन का एक क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब कोई एसेट लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, राइट्स यानी कि एसेट्स, ऑब्लिगेशन यानी कि लाइबिलिटीज, ये चेक करना है। कंप्लीटनेस, क्या सारी एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया कि नहीं किया गया। वैल्यूएशन, उसकी वैल्यू और एलोकेशन प्रॉपर हेड में दिखाया गया कि नहीं, P&L की आइटम है तो P&L में, बैलेंस शीट की आइटम है तो बैलेंस शीट में, फर्नीचर फिटिंग है तो वैसे, प्लांट मशीनरी है तो वैसे। अगले टॉपिक में चलो सर, टाइप्स ऑफ ऑडिट। टॉपिक ये मतलब ये छोटा टॉपिक बड़ा दिमाग की वाली बात है, हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स को छोड़ के चले जाते हैं। टाइप्स ऑफ ऑडिट, रिक्वायर्ड बाय लॉ और वॉलंटरली। रिक्वायर्ड बाय लॉ वो होती है जो लॉ ने बोला कि आपको ऑडिट करवानी ही करवानी है, जैसे कंपनीज है, कंपनीज को ऑडिट करवानी ही करवानी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लिमिट अगर क्रॉस करेगी तो ऑडिट करवानी है। तो जैसे कंपनीज एक्ट ने अपना बताया 2013 ने, यहाँ पे ना हम सीरियल वाइज, चलो कोई बात नहीं, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ऑडिट होगी 1949। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है तो 1948। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके लिए 1912। कोई कॉरपोरेशन है जैसे कि LIC वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग। चैरिटेबल ट्रस्ट है तो वेरियस रिलीजियस एक्ट बने हुए हैं, और कई इनकम टैक्स एक्ट। मतलब ये क्या है, जहां पे कोई आपको लॉ स्पेसिफिकली बोल रहे हैं ऑडिट करवानी है, 7 तरह के हैं। देखो मैं यहाँ पे ना नंबरिंग चेंज कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं नंबरिंग डाल रहा हूँ, कंपनीज एक्ट को छोड़ दो, उसके बाद पहले नंबर पे हम याद करेंगे 1912 वाली, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी वाली, तीसरे नंबर पे बैंकिंग वाली, फोर्थ नंबर पे इनकम टैक्स वाली। मतलब ईयर वाइज मैंने कर लिया ना। सबसे पहले कंपनीज एक्ट तो बताएगा 2013, वो तो आपका लॉ में पढ़ते ही हो तो आपको याद है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में बनी, उसने अपनी बताई। 1948 में कोऑपरेटिव सोसाइटी को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी, तो 1948 में आजादी के 1 साल बाद, आजादी के बाद बहुत अंधेरा हो गया था, बहुत कुछ हुआ था, तो 48 में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी, तो 49 में फिर देखा जी कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्ट बन गया है, तो बैंक तो चाहिए, तो बैंकिंग बन गई। जब ये सारी चीजें आ गई तो उसके कुछ सालों के बाद 1961 में इनकम टैक्स जाग गई, हमें भी अपना एक्ट बनाना है। इन सबको, कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 को, इलेक्ट्रिसिटी आजादी के 1 साल बाद आई थी 1948, उसके 1 साल बाद संविधान वाले टाइम पे आ गया था बैंकिंग 1949। इन सब की देखरेख कौन करेगा, 1961 में इनकम टैक्स वाले। कंपनीज एक्ट वैसे तो 1956 का था, लेकिन बहुत टाइम बाद दोबारा आ गया। और उसके अलावा कुछ कॉर्पोरेशन, कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट। वॉलंटरी ऑडिट में क्या है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई प्रोप्राइटरी है, वो HUF है, अपनी मर्जी से करवा सकती है। क्यों, क्योंकि कोई एक्ट स्पेसिफिकली इनके ऊपर बंदिश नहीं लगा रहा।
हाँ तो सही है। तो कोई बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एनपीओ स्कूल कुछ इनके अपने इंटरनल रूल्स होते हैं हॉस्पिटल्स के, तो ज्यादातर वो फिर ऑडिट करवा लेते हैं अपने इंटरनल रूल्स के अकॉर्डिंग। या फिर कई बार क्या होता है, अकाउंट्स ऑडिटिंग का जो आदेश होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है, लाइक आपको कोई ग्रांट लेनी है, कोई लोन लेने हैं, तो बैंक वाले या गवर्नमेंट कहते हैं भाई ऑडिट करवा के आ, सीए के साइन, सीए ने कर दिया साइन, सीए ने लगा दिया ठप्पा, सीए ने लगा दिया यूडिन ओटीपी मंगवा के, तभी आपको ग्रांट मिलेगी, मज्जा बड़ा आएगा। अभी आजकल हम कई बार जाते हैं ना स्टॉक ऑडिट पे, या कई बार जैसे कुछ वैल्यूएशंस बनानी होती हैं, तो जब वो क्लाइंट बैठा होता है वो कहता है सर आपके साइन चाहिए, बैंक वाला बोल रहा है, फीलिंग सेटिस्फेक्शन बड़ा मजा आता है। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा टाइम है और जोर लगा दो, ताकि जो ये पेन पे अपने साइन करते हो ना, वो यूडिन वाले साइन करो। जिस दिन ये यूडिन वाले साइन का ठप्पा आपको मिल गया ना, पहले तो आएगी फीलिंग, फिर आएगा गूगल पे या फिर चेक, बड़ा मजा आएगा। चलिए, तो ऑडिटिंग लेकिन ये कह रहे हैं चाहे वॉलंटरली कर रहे हो, 5वें पॉइंट में कह रहे हैं, लेकिन होगा फिर भी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ऑडिटर से ऑडिटिंग। या ऑडिटिंग की कोई ट्रस्ट है, तो हर कोई ट्रस्ट है जो चैरिटेबल है उनके अपने क्लोजेस बने होते हैं, तो ये वॉलंटरली ऑडिट भी करवा सकते हैं। आगे अगर एक बार के लिए ऑडिट करवा ली तो उसके फायदा क्या है, फायदा ही फायदा है। सेफ गार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द ऑल द स्टेक होल्डर। एक बार के लिए ऑडिटर ने साइन कर दिए तो सारे सामने वाला मान जाता है कि जैसे सीए ने साइन कर दिए ओके है। मोरल चेक है, ठीक है, एक एक्ट करता है, ये इट एक्ट एज अ मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज, ताकि वो चोरी ना करें। सेटलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट, सेटलिंग द ट्रेड टैक्स लाइबिलिटीज। उसके बाद है वेस्टेजेस या कुछ लॉसेज हैं उनको कम करने में हेल्पफुल करता है। क्यों? क्योंकि जब ऑडिट हो गई तो देखेगा ना, बताएगा कि क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद है कुछ नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, रिकॉर्ड हैं जो बनाने हैं या नहीं बनाए, तो ये भी ऑडिटर आपको बताएगा ऑडिट करते हुए। क्या कंपनी में वेरियस टाइप के कंट्रोल्स लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, कुछ इनएडिक्वेसी है, कुछ वीकनेस है, इन चीजों का ध्यान में रखेगा। अगर कोई पार्टनर की एडमिशन हो रही है, रिटायरमेंट, डेथ, वो E+2 वाली, उन चीजों में भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कितनी कैपिटल लेके आनी है, कितनी गुडविल लेके आनी है, ऑडिटेड है अगर तो ज्यादा ट्रस्ट है। या कई बार गवर्नमेंट को जरूरत पड़ जाती है, गवर्नमेंट कहती है लाओ भी लाओ ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ, सीए को बुलाओ, उसके साइन लगवाओ। आजकल तो यूडिंग चलता है, ठीक है जी। तो ये थे उसके, क्या थे ये उसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस आया है, हर चीज के नफा नुकसान दोनों होते हैं। अंग्रेजी में आप लोग इसको बोलते हो प्रोज एंड कॉन्स, हिंदी मीडियम वाले या सरकारी वाले तो उसको बोलते हैं नफा नुकसान, है ना। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस भी हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस बवाल टॉपिक है यार, मैं पहले ही लिख रहा हूँ ये बवाल टॉपिक है। मतलब पेपर में, आरटीपी में, मॉक टेस्ट पेपर में हर बार आ रहा है ये, करते हैं इसको भी डिस्कस। चलें जी अगले टॉपिक पे। जी सर, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बवाल टॉपिक है। पिछले कई आरटीपीज में से या कई मॉक टेस्ट पेपर में से एग्जाम में इसका क्वेश्चन या किसी ना किसी पैटर्न में इसका क्वेश्चन दिख ही रहा है। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है कि अगर आप ऑडिट को अच्छे ढंग से करते हो तब भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाएंगी, तब भी कुछ ना कुछ गलतियां रह सकती हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि किनकी वजह से अगर आप ऑडिट को पूरा 100% भी अपने एफर्ट्स दे देते हो ना, फिर भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाएंगी। वो है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। टोटल 4 पॉइंट्स है, तो इसमें ऑडिटर की गलती नहीं निकाली जाएगी। पहला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तीसरा, टाइमलीनेस एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। और चौथा होता है अदर्स। तो सबसे पहले नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है लाइक बैलेंस शीट बनाना, कुछ ना कुछ रिपोर्ट करना। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो उसमें जजमेंट इन्वॉल्व होती है मैनेजमेंट की, उसमें कभी ना कभी सब्जेक्टिव डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं। सब्जेक्टिव डिसीजन का मतलब है उसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उसका आंसर पिन पॉइंट वही का वही है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति। तो जहां पे सब्जेक्टिव डिसीजन है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर ए हो सकता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर बी हो सकता है। ऑडिटर कहेगा ये है, मैनेजमेंट कहता वो है। तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा स्कोप रह जाएगा कि आप रीजनेबल एश्योरेंस पे पहुंचोगे, ना कि कंक्लूसिव उस पे, एब्सोल्यूट एश्योरेंस पे। तो कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी रह जाती है। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हल्की सी अनसर्टेनिटी या प्रॉपर 100% करेक्ट नहीं हो सकता। तो पहला है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कंपनी के अंदर आप ऑडिट करने गए, आप लोगों ने क्या किया, क्लाइंट से
आप लोगों ने क्लाइंट से सब कुछ मांगा, सेल के रजिस्टर, परचेज के रजिस्टर, बैंक अकाउंट की डिटेल, एफडी की डिटेल, टर्म लोन्स की डिटेल, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट वाले कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कम देते हैं। उसी सिचुएशन में आपको इन्फॉर्मेशन डिले कर देंगे, ड्यू डेट लास्ट में चेंज हो सकती है, मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई जहां पे आपके हाथ में ही नहीं रहा। तो इसको बोलते हैं जब आप ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो तब कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया, देखो आरटीपी मई 20 और नवंबर 22, आरटीपी नवंबर 22 का मतलब बिल्कुल लेटेस्ट का क्वेश्चन ये बन के आएगा, ये वाली लाइन, देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। इसके नीचे केस स्टडी की एक दो लाइनें और ऐड कर देंगे, मैंने आपको पहले ही बोला था इसके बीच में से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो वो क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट जो है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देती, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी नहीं तो आप कंप्लीट ऑडिट कर नहीं पाओगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क रहेगा। तो ये ऑडिट की लिमिटेशन है। फ्रॉड को केयरफुली ऑर्गेनाइज करती है मैनेजमेंट वाले ताकि ऑडिटर से कंसील किया जा सके। ऑडिटर नीदर ट्रेंड नॉर एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट, ना ऑडिटर पूरा ट्रेंड होता है, ना पूरा एक्सपर्ट होता है, ना ही उसके पास गवर्नमेंट जैसी अथॉरिटीज होती हैं कि वो रेड मार के सब कुछ चीर फाड़ कर दे, क्योंकि ये एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है सिंपल भाषा में रेड मारना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल ऑडिट करने गए हो, रीजनेबल एश्योरेंस लेने गए हो, तो जब मैनेजमेंट वाले आपको देंगे नहीं डेटा, कई चीजें आपसे छुपा लेंगे, आपको पता कैसे चलेगा। तो ये आपके पास टॉपिक है, तो इसका टॉपिक का मीनिंग है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तब भी ऑडिट में लिमिटेशंस रह सकती हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैंने बोल्ड और इटैलिक किया हुआ है ये अमेंडमेंट का पार्ट है। ओल्ड सिलेबस में इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक होता था, न्यू सिलेबस में बेचारे डालने भूल गए थे, 5 साल के बाद याद आ गया कि अच्छा इन्वेस्टिगेशन का अलग से एक टॉपिक भी तो डालना है, अब डाल दिया। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है, पहला ऑडिट डिस्टिंक्ट है इन्वेस्टिगेशन से, इन्वेस्टिगेशन मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, आपके पास पावर्स है, आपके पास अथॉरिटीज है, आप उनकी दीवारें तोड़वा सकते हो, आप उनको कहोगे घर से जा लेके आ डॉक्यूमेंट्स, हमें डाउट है, दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टिगेशन, जो होती है सीबीआई के पास, इनकम टैक्स के पास, जीएसटी की अथॉरिटीज के पास। जबकि ऑडिट क्या है, ऑडिट हमने पढ़ा ही था, वी हैव डिक्लेयर्ड दैट टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट से है कि नहीं, चाहे वो फ्रॉड से हो चाहे एरर से हो, लास्ट में ओपिनियन। ऑडिटिंग की डेफिनेशन, ऑडिटिंग की डेफिनेशन में एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकते आप, रीजनेबल एश्योरेंस लोगे। बाकी आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिफरेंट होता है किससे, ऑडिट से। तो ये पेपर में क्वेश्चन अब ऐसे नहीं आएगा डिफाइन द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, अब पेपर में आता है उसकी पहली लाइन। तीसरा, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। बेनिफिट एंड कॉस्ट का मतलब पता है क्या है, ऑडिटर को बोल दिया जाता है क्लाइंट यार 10 दिन है, 10 दिन में ऑडिट खत्म कर दे, यार हम फीस इतनी नहीं देंगे, हम फीस कम देंगे, तो आप ऑडिट सैंपलिंग लगा के जल्दी से इसको खत्म कर दो। अनड्यू प्रेशर डाला जाता है, डिले कर दिया जाता है आपके ऊपर कि आपको फाइल्स टाइम पे मिल सके। तो ये सारी चीजें होती हैं, वो आपको कहेंगे क्लाइंट एंटिटी एक्सपेक्ट दैट ऑडिटर विल फॉर्म एन ओपिनियन ऑन एफएस विद इन द रीजनेबल टाइम। भाई 7 दिनों में जल्दी से रीजनेबल दो, क्लीन चिट दो, ऐसा नहीं होता। तो ऑडिटर क्या करने लग जाता है, टेस्ट चेकिंग करने लग जाता है, यानी कि ऐसे 530 लगा के सैंपलिंग करने लग जाता है, उससे ऑडिट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो कहीं ना कहीं ये इन लिमिटेशन है, आपको पैसे कम दिए जाते हैं कि भाई इतने पैसों में कर दे। और लास्ट है अदर मैटर्स, अदर मैटर्स भी देखो, सबसे पहले देखो सेकंड वाला मैटर, अगर आप देखोगे सेकंड वाली आरटीपी मई 20 और नवंबर 22 में आया हुआ है, उसके बाद आरटीपी मई 20 और जुलाई 21 में अदर मैटर्स आया हुआ है। अदर मैटर्स में देखो क्वेश्चन, देखो ये बन के आया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, in case of certain subject matters limitation on auditor's ability to detect material misstatement are particularly significant, explain such assertion या subject matters। बंदे का दिमाग ही खराब हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा कहां से है, जबकि इनहेरेंट लिमिटेशन के 4th पॉइंट के अंदर जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको उठा के इन्होंने क्वेश्चन बना दिया, बल्ले बल्ले। तो अदर मैटर्स कौन से होते हैं, जो ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, जैसे कि फ्रॉड करते हैं सीनियर मैनेजमेंट वाले, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स या ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं, लॉ या रेगुलेशन को आप नॉन कॉम्प्लाइंस करते हो, या फिर कुछ ऐसी फ्यूचर इवेंट्स या कंडीशंस आपके मतलब सामने दिख रही हैं जो गोइंग कंसर्न को सीज कर देगी कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी। तो ये अदर सब्जेक्ट मैटर्स है। सबसे पहला फ्रॉड बिटवीन द सीनियर मैनेजमेंट, दूसरा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स या ट्रांजैक्शन, तीसरा नॉन कॉम्प्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, और चौथा फ्यूचर गोइंग कंसर्न सीज करेगा जहां पे।
क्वेश्चंस देख लो आप, इनहेरेंट लिमिटेशंस के कितने सारे आए हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन ये वाला जरूर देख लेना, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन डाला था मैंने, ठीक है, क्वेश्चन देख लो, ये इनहेरेंट लिमिटेशंस का क्वेश्चन है, इसको रीड कर लेना। आगे रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन, इसका सिंपल कहने का मतलब ये है, ऑडिटिंग के साथ साथ अगर आप ऑडिटर हो तो आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। 4 सीपीटी के सब्जेक्ट की, 3 सीए इंटर के सब्जेक्ट की, 1 ह्यूमन बिहेवियर, जैसे टोटल 8 है। सबसे पहला है ये अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंटिंग हमारे पास था सीए फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन को पहले बोला जाता था सीपीटी, तो मैं सीपीटी लिख रहा हूँ, सीपीटी का सब्जेक्ट। लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, सीपीटी में था लॉ भी। तीसरा इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, सीपीटी में था ये भी। बिहेवियरल साइंस अलग से चलेगा, मतलब कि आपको बात करनी आनी चाहिए, अच्छा ढंग, अच्छा बिहेवियर आना चाहिए। पांचवा स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, ये भी सीपीटी है। सिक्स आपके पास क्या है, डेटा प्रोसेसिंग, अरे यही ईआईएसएम की नॉलेज होनी चाहिए, सीए इंटर का सब्जेक्ट है, ठीक है, सीए इंटर लिख रहा हूं यहाँ पे मैं। उसके बाद 7th आपके पास ऑडिटिंग एंड एफएम भी सीए इंटर में था, तो इंटर के सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और 8वां ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन आ रहा है, प्रोडक्शन समझते हो ना, कॉस्टिंग, भाई सीए इंटर। तो 4 सीपीटी के सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, 3 आपको इंटर के सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और 1 आपको अच्छे ढंग से बात करनी आनी चाहिए। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, इनमें से कोई एक पूछ लेंगे। अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे आप अगर ऑडिटर हो, अब ऑडिटर हो तो आपको जर्नल लेजर बनाने तो आने चाहिए ना, पी एंड एल अकाउंट देखना तो आना चाहिए, कंपनी का शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट पता होनी चाहिए ना, रेवेन्यू फ्रॉम अदर, जो भी अदर इनकम या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो सब चीजें। सेकंड लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जीएसटी लॉ, इनकम टैक्स लॉ, कई तरह के लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होते हैं, कंपनीज एक्ट होते हैं, तो उन सब की नॉलेज होनी चाहिए। ये ऐसा टॉपिक है जो मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, आप लोग अपने आप रीड करोगे, क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। तो 2 तो हो गए सीपीटी के सब्जेक्ट, पहले कौन कौन से, अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स हो गया, और हो गया आपके पास एक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए जैसे इन्फ्लेशन फैक्टर क्या है, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट क्या है, बैंक की ऑडिट करने गए तो रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए ना, ये सारा कुछ इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। बिहेवियरल साइंस का मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में अलग भी आ जाता है, कि जब आप ऑडिट करने जाते हो, बहुत सारे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, तो आपका ह्यूमन बिहेवियर कैसा है वैसी नॉलेज आनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, फाइल्स डॉक्यूमेंट्स किस वाले से किसी जो एम्प्लॉई है या मैनेजमेंट है उससे आपको कैसे मांगने हैं, तो ये बहुत सारे लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो ये कह रहे हैं आपको बिहेवियरल साइंस की नॉलेज भी अच्छी खासी होनी चाहिए। और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स या मैथ की कई बार प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ जाती है, जैसे ऐसे 530 लगाना है आपको, ठीक है, सैम्पलिंग लगा रहे हो, तो सैम्पलिंग में तो आपको प्रोबेबिलिटी की नॉलेज होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी मतलब स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, कई कैलकुलेशंस होती हैं ऐसी। उसके बाद है ऑडिटिंग एंड डाटा प्रोसेसिंग, आईटी सिस्टम। अब तो जैसे ये फाइनल बनने के बाद भी आपको ईसा डीसा करना पड़ता है, उसी को बैंक ऑडिट मिलेंगी, ठीक है, तो मतलब कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो ईआईएस का सब्जेक्ट है। बच्चे बोलते हैं सर ईआईएस का सब्जेक्ट पेपर में है क्यों, बेटा जब सीए फाइनल कर लोगे ना, जॉब लेने जाओगे जब, तब आपको पता चलेगा कि ईआईएस की कितनी मतलब इंपॉर्टेंस है। अरे आप तो बच गए, किस्मत वाले हो, हमने तो सीए फाइनल में भी की थी। इसका किसका, इसका इसका एक सब्जेक्ट था इंफॉर्मेशन, अच्छा हुआ मैं तो मतलब फुल फॉर्म भी भूल गया हूँ इसका की, बड़ी मुश्किल पास हुआ था बाई गॉड। लेकिन जो उसके अंदर हमने टॉपिक पढ़े ना, बहुत बढ़िया टॉपिक होते हैं। सीए फाइनल में आके मतलब हम सीए वालों को टेक्निकल नॉलेज जितनी होती है, रिलेटेड नॉलेज तो होती नहीं। आजकल आप पीडब्ल्यूसी कहीं पे भी चले जाओ, वो कहेंगे टेक्निकल नॉलेज तो आपको है, डिपेंड करेगा आपकी अदर नॉलेज, सॉफ्ट स्किल्स क्या है, आईटी के बारे में कितना जानते हो, क्योंकि सब कुछ तो ऑटोमेटेड होता जा रहा है। अब अगर मैंने सीए फाइनल में टॉपिक ना पढ़ा होता ना, एमआईएस टॉपिक होता है ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कई तरह के क्लाइंट आते हैं कहते हैं हमने तो एमआईएस बनवाया हुआ है। अब अगर मुझे एमआईएस ना पता होता, मैं क्लाइंट को डील ही नहीं कर सकता, मेरे को जॉब पे हायर ही नहीं करेंगे, आपको एमआईएस नहीं पता, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे सिखाई जाती हैं। उस टाइम मौके पे आप 8 सब्जेक्ट ऐसे पढ़ रहे हो जिसमें से 7 सब्जेक्ट आपके पूरे कॉमर्स से रिलेटेड है, एक सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो हमें लगता है बेकार है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उसकी कंपनी का टॉपिक नहीं है, वो उससे रिलेटेड टॉपिक नहीं है, तो हमें लगता है बेकार है। और जब आप सीए करके, जब सीए की स्टडी वाली दुनिया से बाहर निकल के कॉर्पोरेट दुनिया में, एक क्लाइंटेज वाली दुनिया में जब आप एंटर करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि रेलिवेंस तो था,
देखो जिन्होंने बनाए हैं सिलेबस, जिन्होंने बनाया है, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, जितनी हमारी एज नहीं है उनसे ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है, तो कुछ तो होता है। इसलिए आप लोग ये मत सोचा करो कि रेलिवेंस नहीं है। सीए हर 5-6 साल के बाद सिलेबस को अपडेट करता है, यही सोच के पुराना नहीं पढ़ना, हमने मार्केट के साथ अपडेटेड रहना है। हर अपडेटेड के साथ वो ईआईएस का आईटी का सब्जेक्ट रखता है, आधा रखे चाहे पूरा रखे, उनको हमसे ज्यादा पता है। उसके बाद है एफएम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। पर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपको सीएम वो सीएम डाटा बनाना है, तो आपको क्या होनी चाहिए, रेशियोज की नॉलेज होनी चाहिए, कैश फ्लो पता होना चाहिए, ये सब चीजें। उसके बाद प्रोडक्शन, ठीक है जी, कॉस्ट शीट पे क्या फॉर्मूला लग रहा है, कैसे किसी पर चीज यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट की कैसे कैलकुलेशन करोगे, इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया है वो सही है कि नहीं, ये सारी चीजों की नॉलेज आपको साथ साथ होनी चाहिए। 8 चीजों की नॉलेज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये हो गए 4 सीपीटी के सब्जेक्ट। 3 इंटर के सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, डाटा प्रोसेसिंग यानी कि आईटी, प्रोडक्शन यानी कि कॉस्टिंग, एफएम, ठीक है। और उसके बाद बिहेवियर साइंस। उसके बाद आ रहा है जी टॉपिक क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। सर ये टॉपिक तो वैसे पहले ही दे देना चाहिए था। ऑडिटर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, 2 तरह की, जैसे एक था टाइप्स ऑफ ऑडिट, ये है क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, वो ऑडिट था वॉलंटरली या स्टैट्यूटरी ऑडिट। यहाँ पे क्वालिटी है, 2 तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, एक पर्सनल क्वालिटी, एक टेक्निकल। टेक्निकल क्वालिटी हम पहले पढ़ लेंगे, क्या है, अकाउंटिंग की जो भी बिहेवियरल साइंस वाले टॉपिक नहीं पढ़ के आए अदर डिसिप्लिन, वो वाले, टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए, एफएम की नॉलेज होनी चाहिए, कॉस्टिंग की, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस की, देखो अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस की नॉलेज, उसके ऑपरेशंस कैसे हैं, वेरियस लॉज, कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डीटी आईडीटी की नॉलेज, बैंकिंग एक्ट की नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज सीए से बेहतर पूरे इंडिया में कोई जानता है, नहीं जानता। इवन जो इंडिया के 2 सबसे मशहूर, जो सबसे मतलब मेन, जो सबसे हाईएस्ट गवर्नमेंट जॉब जो आप करते हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, एआईएस, उसको भी उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती फाइनेंस टैक्सेशन की जितनी हमें है। तो टेक्निकल क्वालिटीज तो ऑडिटर में होंगी होंगी, अगर वो सीए पढ़ के आया है। अगर उसने आर्टिकलशिप नहीं लगाई भी ना, फिर भी उसको टेक्निकल नॉलेज बुकिश के हिसाब से तो होगी, क्योंकि पास तो देखो वो मेहनत से ही हुआ है। कोई भी डम्मी वाला स्टूडेंट है, नॉन डम्मी वाला स्टूडेंट है, किसी का ऑफिस कम लगा है, किसी का ज्यादा लगा है, किसी के ऑफिस में काम कम था, किसी के ऑफिस में काम ज्यादा था, कोई बिग 4 में था, कोई नहीं था, कोई बड़े स्टेट से था, कोई छोटे स्टेट से है। टेक्निकल क्वालिटीज ऑडिटर में इनबिल्ट आ जाती हैं, क्योंकि 5 साल से तो वही पढ़ रहे हो। अब आती है पर्सनल क्वालिटीज, जिसके लिए जीएमसीएस, एमसीएस, ओपी, ये वाली ट्रेनिंग करवाई जाती है। याद रखना ये बहुत जरूरी है यार, इस पे कभी भी आप लोग बंक या डम्मी मत मारना। आज से 8-9 साल पहले ना जी एमसीएस को, ओपी को जीएमसीएस बोलते थे, तो हमारी 15 दिन की ट्रेनिंग लगी थी। आज भी जो वहां पे क्वालिफाइड या बिजनेसमैन या जो सेमिनार टाइप के लेने आते थे ना प्रोफेशनल्स, आज भी उनके सिखाए हुए पॉइंट याद है। और जब मैंने आज तक 2-3 बार इंटरव्यूज दिए हुए हैं किसी कंपनीज में, 2 बार रिजेक्ट हुआ है, 2 बार ऑफर लेटर भी मिली, गवर्नमेंट जॉब भी लगी, उनकी सिखाई हुई बातें ना मतलब याद रहती हैं। तो मतलब क्वालिटीज ऑडिटर की और क्या है, पर्सनल क्वालिटी, जैसे कि उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी यानी कि ऑनेस्ट हो, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि बायसनेस से फ्री हो, इंडिपेंडेंट, किसी के दबाव में आके काम ना करे। क्वालिटीज रिक्वायर टैक्ट, क्वेश्चन फॉर्मनेस, गुड टेम्पर, डिस्क्रिशन, जजमेंट, पेशेंस, मतलब सब कुछ भरा हुआ होना चाहिए सीए में। वो इतना ऑनेस्ट होना चाहिए, ही मस्ट नॉट सर्टिफाइड बट ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू। वो इस हिसाब से काम करे, इस हिसाब से सिग्नेचर करे, जब तक वो खुद ना माने ना कि ये सही है, तब तक ना करे, मतलब इतना ऑनेस्ट होना चाहिए। उसके बाद गुड बिजनेसमैन की नॉलेज होनी चाहिए, या कल्चर ऑफ, ये लाइन बहुत बढ़िया लगती है मेरे को, ही मस्ट हैव द शाइन ऑफ कल्चर ऑफ अटेनिंग ऑफ ग्रेट हाइट्स, मतलब इस हिसाब का बंदा हो कि जो हमेशा ऊपर जाने के लिए रेडी रहे। तो ये है क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। इसके बाद ये है टॉपिक इनहेरेंट लिमिटेशन का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल को, जब भी क्वालिटी कंट्रोल की बात आएगी 2 स्टैंडर्ड्स के नाम आएंगे, एसए 220 जो लगता है ऑडिटर के ऊपर, SQC 1 जो लगता है सीए फर्म के ऊपर। ये स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो क्वालिटी की बात करते हैं कि एक सीए में और सीए फर्म में क्वालिटी होनी चाहिए, सीए के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए जो वो काम कर रहा है। तो उसके लिए SC 220 अलग से स्पेसिफाई किया गया है कि आपको ये करो, ये करो, स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करो, ठीक है, पॉलिसीज बनाओ, ऑनेस्ट बनो, इंटेग्रिटी बनो। SQC 1 बात करता है उस सीए की फर्म की, जो सीए की फर्म है ना, उसकी बात कर रहा है कि उनकी पॉलिसीज प्रोसीजर ऐसे होनी चाहिए, उनके स्टाफ की रिक्रूटमेंट ऐसी होनी चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ऐसे दो, एथिक्स मेंटेन करो।
तो ये टॉपिक अब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एग्जाम में इसका क्वेश्चन पक्का एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लिख लो एग्जाम एक्सपेक्टेड। तो क्या एलिमेंट्स हैं उस क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए, कहते हैं SQC1। SQC1 हमेशा फर्म की बात करेगा, SQC1 हमेशा फर्म की बात करेगा। फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड इंक्लूड द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। मतलब वो फर्म जो है ना, जो सीए का ऑफिस है, अपनी इस हिसाब से पॉलिसीज या प्रोसीजर बनाए, ये 6 पॉइंट्स को डिस्कस करके चले। कौन से 6 पॉइंट? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग, और एक पॉइंट लास्ट में आ जाएगा इंडिपेंडेंस, वो बाद में आएगा। तो 6 तरह के क्वालिटी कंट्रोल जो है स्टैंडर्ड ने बताए हैं। SA220 SQC1। SA220 ऑडिटर के ऊपर बाउंड होगा, SQC1 सीए फर्म के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ एन ऑडिट। मतलब क्वालिटी ऑफ एन ऑडिट का मतलब है कि जो सीए काम कर रहा है ना, इतना क्वालिटी लगाए उसमें, इतना बढ़िया तरीके से करे कि उसमें जो भी है गलतियों के चांसेस कम से कम हो जाए। तो आईसीआई ने स्टैंडर्ड निकाले, और स्टैंडर्ड बाउंड हो रहा है फर्म के ऊपर और ऑडिटर के ऊपर कि आप अपने काम में क्वालिटी हमेशा बना के रखो, इंटीग्रिटी। क्योंकि एक सीए पहचाना जाता है अपने नाम से नहीं, अपने काम से। एज पर SA220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ एफएस द एंगेजमेंट पार्टनर। देखो यहाँ पे आया ना SA220 बात करता है पार्टनर की, SQC1 बात करेगा पूरे सीए फर्म की। तो कह रहे हैं एंगेजमेंट पार्टनर, जो मेन पार्टनर है। जैसे समझ लो 5 बंदे ऑडिट करने गए, जिसमें से 2 आर्टिकल है, एक मेन सीए है, एक दूसरा सीए है जो जॉब कर रहा है, एक वैसे ही बीकॉम एमकॉम वाला स्टाफ है। तो एंगेजमेंट पार्टनर वो होता है जो लीड कर रहा होता है। तो एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ईच ऑडिट। तो अच्छे से ऑडिट करने की जिम्मेवारी, क्वालिटी मेंटेन करने की जिम्मेवारी ईपी की होगी। ईपी मतलब एंगेजमेंट पार्टनर की। फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा? तो उसके लिए पहले तो वो देखेगा कंपनी के अंदर जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या रेगुलेटरी या लीगल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाए। फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज या प्रोसीजर को कंप्लाई किया जाए। ऑडिट रिपोर्ट जो आप इशू करोगे वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी जब क्लीन रिपोर्ट इशू करनी है तो क्लीन ही करो, जब क्वालिफाइड या देनी है तो क्वालिफाइड दो। इस हिसाब से अपनी टीम के अंदर माहौल बनाए कि वो अपने डाउट जो है, कंसर्न रेज कर सके बिना फियर के। क्वालिटी एसेंशियल है। आगे एंगेजमेंट पार्टनर की क्या है, आगे एंगेजमेंट पार्टनर की क्या है डेफिनेशन, मतलब जो मेन पार्टनर होता है। पहला हो गया लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंगेजमेंट पार्टनर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी। दूसरा है एथिकल रिक्वायरमेंट। अब आप ये देख लो, मॉक टेस्ट पेपर और आरटीपी ने इस क्वेश्चन को डाला, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो इसको देख के आएगा। मतलब ये वाली लाइन वो दे देंगे, ये नहीं बोलेंगे एथिकल रिक्वायरमेंट के बारे में बताओ, वो ये वाली लाइन दे देंगे, ऑडिटर शैल कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस रिलेटिंग टू एफएस। फिर उसके बाद कहेंगे कि इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो एथिकल रिक्वायरमेंट में ऑडिटर क्या ध्यान रखेगा? इंटेग्रिटी, यानी कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, वो बायस फ्री होना चाहिए, मतलब किसी के दबाव में ना आए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, मतलब उसको प्रोफेशनली अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि सीक्रेट मेंटेन रखे, डेटा लीक ना करे। प्रोफेशनल बिहेवियर, ई के बाद एफ भी डाल दो, प्रोफेशनल बिहेवियर के बाद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, और एफ के बाद जी के बाद आप लिख लो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस। 5 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 हमने बना लिए। तो ये वाली आपको इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और इंडिपेंडेंस मेंटेन करो। SQC देखो, जहां पे मैं आपको बात बता रहा था, SQC1 रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है फर्म के ऊपर, SA220 डालता है पार्टनर के ऊपर, ये याद रखना। तो ऑडिटर लास्ट में क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैंने ऊपर आपको लिखवा दिया। ये थी एथिकल रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन देखो ये बना के दिया आरटीपी में 20 ने। गए वो दिन जब क्वेश्चन आता था एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स या दिस। अब तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, एलिमेंट्स वाला टॉपिक चल रहा है। सेकंड एथिकल रिक्वायरमेंट में हो गया। तीसरा है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यू, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। एक्सेप्ट का मतलब होता है न्यू ऑडिट, जब आपका क्लाइंट नया है। कॉन्टिन्यूस मतलब ओल्ड ऑडिट, जब आप पिछले साल भी उसके ऑडिटर थे, इस साल भी। तो चाहे आप एक्सेप्ट करो चाहे कंटिन्यू करो, क्या कि क्लाइंट रिलेशनशिप के साथ या ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट मतलब ऑडिट का काम।
तो ऐसे 220 बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर शेल बी सेटिस्फाइड दैट एप्रोप्रिएट प्रोसीजर रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस या कॉन्टिन्यूंस। तो सबसे पहले ये बोला गया, चाहे आपका एक्सेप्टेंस है चाहे कॉन्टिन्यूंस है, एप्रोप्रिएट प्रोसीजर को अप्लाई करना। SQC1 फिर से बात करेगा किसकी, फर्म की, टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन बिफोर एक्सेप्टिंग। तो पहले सारी इंफॉर्मेशन ले लेना। कौन सी इंफॉर्मेशन और क्या ध्यान में रखोगे कंपनी का, कि जो कंपनी के प्रिंसिपल ओनर्स हैं, की मैनेजमेंट है, TCWG है, उनकी इंटीग्रिटी सही है कि नहीं। इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट एंड TCWG। एंगेजमेंट जो टीम है, जो आपकी एंगेजमेंट टीम है, वो कॉम्पिटेंट है, उसको काम करना आता है सारा। वेदर द फर्म एंड टीम कैन कंप्लाई विद द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, क्या आप और आपकी टीम एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो, जो पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा था। और कई सिग्निफिकेंट मैटर जो इस ऑडिट में या प्रीवियस ऑडिट में आए हैं, उसके इंप्लीकेशंस वगैरह चेक करना। तो इन सारी चीजों को चेक करने को बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। SQC1 कह रहा है फर्म के बारे में कि इन चीजों को ध्यान में रखना। अगला टॉपिक ह्यूमन रिसोर्सेज। जब मैं बैच भी पढ़ाता हूँ ना ह्यूमन रिसोर्सेज वाला, ठीक है, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जब मेरा बैच भी चल रहा होता है, किसी ने अगर क्लासेस ली होंगी तो उसको पता होगा ह्यूमन रिसोर्सेज वाला टॉपिक हम बड़ा ऊपर ऊपर से करते हैं, लेकिन साथ में बताता हूँ कि पेपर में आने के चांसेस हैं। RTP नवंबर 20 ने इसका क्वेश्चन निकाल ही दिया ह्यूमन रिसोर्सेज का। कहते तरुण सर बोलते रहते हैं और ऊपर ऊपर से पढ़वा के छोड़ देते हैं, मतलब दोनों चीजों पे मैं स्टैंड ले जाता हूँ। थोड़ा बहुत करवा दिया ऊपर ऊपर से, लेकिन ये बता दिया कि पेपर में आने के चांसेस होते हैं, बीच वाले टॉपिक भी RTP ने क्वेश्चन डाल के इस टॉपिक की महिमा को बढ़ा दिया। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है कि आपकी एंगेजमेंट टीम है कौन सा, SQC1 फर्म को बोल रहे हैं, SA220 ऑडिटर को बोल रहे हैं। जो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज टीम है, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी कैसी है, किन कैसे आप उनकी रिक्रूटमेंट करते हो, वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, उनको मॉनेटरी बेनिफिट कैसे देते हो, उनको प्रमोशन कैसे देते हो, उनका मतलब जो हेल्दी कंपटीशन कैसे मेंटेन करते हो। पेपर में क्वेश्चन जो आया ना, वो ये वाली लाइन को लेके आया, ये वाला टॉपिक इन्होंने डाल दिया। फर्म शुड एस्टैब्लिश द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड द रीजनेबल एश्योरेंस सफिशिएंट पर्सनल विद द कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस कमिटमेंट दिस है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो मतलब उस पॉलिसी और प्रोसीजर जो आपको मेंटेन करने हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, कैसे रिक्रूटमेंट कर रहे हो, परफॉर्मेंस इवेल्युएट कैसे करते हो, कैपेबिलिटी कैसी है आपकी टीम की, कॉम्पिटेंस कैसे है, करियर डेवलपमेंट, ये सब चीजें का भी ध्यान रखना है। उसके बाद है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, मतलब जब काम करने लग गए, एंगेजमेंट मतलब काम, परफॉर्मेंस मतलब जब कर रहे हो। तो SQC1 कहता है फर्म को इस हिसाब से पॉलिसीज या प्रोसीजर मेंटेन करो so that engagement are performed in accordance with the professional standards and regulatory या legal requirement। ये कुछ शब्द कॉमन है कि आपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है, जैसे कुछ CA के ऊपर कुछ बाउंडिंग होती है, या कोई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, या लीगल रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग काम करो, एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इश्यू करो, ठीक है। थ्रू इट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फर्म सीक्स टू एस्टैब्लिश कंसिस्टेंसी इन द क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। और कुछ रिटर्न या कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल्स हैं, उसको आप लोग बांटो, उसके हिसाब से आप लोग बातें बताओ क्या क्या आपने मैटर एड्रेस करने हैं। सबसे पहले ये देखो परफॉर्मेंस, जब आप काम कर रहे हो, आपने टीम को काम दिया है, कैसे वो अंडरस्टैंड करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को, कौन कौन से उसके ऊपर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं, कैसे कैसे स्टाफ ट्रेनिंग या कोचिंग मतलब वो आप लोगों को दे रहे हो। मेथड ऑफ रिव्यूइंग द वर्क, जैसे PwC में है, एक ने काम किया तो उसके ऊपर एक मैनेजर बैठा होता है, वो उसके काम को रिव्यू करता है। तो आपकी टीम में ये कैसे है, डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हो ऐसे 230 के अकॉर्डिंग। ये सारी चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है कब, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के टाइम। और लास्ट है मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग भी आप ये समझ लो एग्जाम वाले डाल सकते हैं, डालेंगे क्या, ये क्वेश्चन ये डालेंगे, केस स्टडी, फर्म शुड एस्टैब्लिश द पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस, कि क्या क्वालिटी कंट्रोल रेलिवेंट है, एडिक्वेट है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है कि नहीं। सच पॉलिसी प्रोसीजर शुड इंक्लूड एन ऑनगोइंग कंसिडरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड पीरियडिकल इंस्पेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंप्लीट एंगेजमेंट। अब बताओ इसमें मॉनिटरिंग का पॉइंट तो भाई आया नहीं, लेकिन पॉइंट ये मॉनिटरिंग का है। ICANA लैंग्वेज में हेडिंग तो ये दी हुई है, क्वेश्चन डालेगा ये वाला पैराग्राफ डाल के। The purpose of monitoring compliance with quality control policies and procedure to provide the evaluation of adherence of professional standard। ये कॉमन शब्द है, लिख लेना यहाँ पे कुछ कॉमन जो शब्द है ना कॉमन, वो ये है। पहला प्रोफेशनल
क्या था? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। सेकंड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। थर्ड, इशू एप्रोप्रिएट रिपोर्ट, इशू एप्रोप्रिएट रिपोर्ट। मतलब ये वाले शब्द जो है वो कॉमन है, इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। 7वां पॉइंट कहां से उठाया गया? एसए 220 से, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड एसए 220 चल रहा है, अलग से नहीं पढ़ना अब आपको। अब आपको एसए 220 अलग से नहीं पढ़ना। तो एक टॉपिक बच गया था स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड में से उठा लिया हमने। तो कह रहे हैं उसने इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है, ठीक है। obtain the relevant information from the firm to identify circumstances create threat to the independence। ऑडिटर इंडिपेंडेंस मेंटेन करेगा, लेकिन उससे रिलेटेड कोई थ्रेट्स हैं तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, फिर इवेल्युएट करो इन्फॉर्मेशन को ऑफ द फर्म्स इंडिपेंडेंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, डिटरमाइन वेदर दे क्रिएट द थ्रेट। क्या कोई थ्रेट तो नहीं है? अगर कोई थ्रेट लगता है तो टेक द एप्रोप्रिएट एक्शंस टू एलिमिनेट सच थ्रेट्स। अगर नहीं होता तो विड्रॉ कर लेना, और लास्ट में हमने रिपोर्ट इशू कर देनी है। तो ये थे आपके एलिमेंट्स वाले। पहला था लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट, तीसरा कॉन्टिन्यूस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, फोर्थ ह्यूमन रिसोर्स, पांचवा मॉनिटरिंग, एक बीच में रह गया एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, और सातवां है इंडिपेंडेंस। भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें से, आप क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन का स्टाइल देखो। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। क्या एक ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए? जी हाँ, लेकिन इंडिपेंडेंट को ना डिफाइन करना बड़ा पॉसिबल नहीं हो पाया, मुश्किल है। लेकिन इसमें उन्होंने ये वाली लाइन दे दी, तो कहते हैं ये वाली लाइन याद कर लेना। इंडिपेंडेंस की जो डेफिनेशन है उसका मीनिंग है कि जजमेंट ऑफ अ पर्सन, जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। मतलब कि एक बंदे की जजमेंट दूसरे के दबाव में आके ना आए, अगर वो अपने एक्सपीरियंस अपने नॉलेज के हिसाब से बोल रहा है, वो इंडिपेंडेंट है। तो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी या इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत असेंशियल मानी गई है। कह रहे हैं कंडीशन ऑफ माइंड एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर। एक तो वो मेंटली प्रिपेयर है कि मेरे को इंडिपेंडेंट है, प्लस उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी झलकना चाहिए। बाहर से तो बोल रहा है मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं क्वालिफाइड की जगह क्लीन रिपोर्ट नहीं दूंगा, लेकिन कह रहा है सर सामने रख दिया कैश 10 लाख का, सर मैंने नहीं देना, सर मैंने ना क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, लेकिन टेबल पे सामने 10 लाख रुपए पड़ा है, प्रमोशन पड़ी है, कुछ भी लगा लो। तो बॉडी लैंग्वेज में मतलब करेक्टर में भी दिखना चाहिए। तो जो ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस है, सेफ गार्ड द ऑडिटर्स एबिलिटी टू फॉर्म एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द एनी इन्फ्लुएंस। तो वो काम करेगा विद इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करेगा। ये था इंडिपेंडेंस का मीनिंग, ये होता क्या है। अब इंडिपेंडेंस में दो चीजें होती है, इंडिपेंडेंस बाय माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। माइंड का मतलब होता है वो किसी के भी दबाव में आके काम ना करे। स्टेट ऑफ माइंड मतलब वो इस हिसाब से प्रिपेयर है विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंस। ठीक है जी, ये समझ आ गया। विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंस अलाउइंग एन इंडिविजुअल टू एक्ट विद इंटीग्रिटी। मतलब अगर कोई आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करो, तो वो नहीं है, तो आपने रहना है। इसलिए इसमें मेन शब्द क्या है? विदाउट अफेक्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर। दूसरा है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। इसका मीनिंग सुनो, अवॉइडेंस ऑफ अ फैक्ट and circumstances are so significant a third party would reasonably conclude that auditor's integrity, objectivity, professional skepticism are compromised। आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो थर्ड पार्टी को सामने पता लग रहा है कि आपकी इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी मिस हो रही है, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। मतलब आप ऐसे फैक्ट्स को अवॉइड कर रहे हो जिसे थर्ड पार्टी कंक्लूड कर रही है कि ये तो बिका हुआ है। तो इसलिए आपको इंडिपेंडेंस बाय माइंड और अपीयरेंस दोनों होना चाहिए। साथ में यही लिखा हुआ है विजिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्जिस्ट भी होनी चाहिए, अपीयर भी होनी चाहिए। ऊपर वाले पॉइंट ही है कि जो ऑडिटर है इंडिपेंडेंट अंदर से तो है, सामने से बिहेवियर भी ऐसा होना चाहिए कि नो पर्सन कैन डाउट हिज इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। Auditor should be straightforward, honest, sincere. He must be fair and must not allow bias to override his objectivity। वो कोई भी biasness ना बीच में लेके जिससे उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो। इम्पार्शियल एटीट्यूड उसको रखना है, फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट उसको रखना है। ओपिनियन जो बनता है ट्रू एंड फेयर व्यू पे जो बनता है, क्वालिफाइड है तो क्वालिफाइड दो, ट्रू एंड फेयर है तो ट्रू एंड फेयर दो। तो ये होता है इंडिपेंडेंस। एग्जिस्ट भी होनी चाहिए और अपीयर भी रहनी चाहिए। उसके बाद टॉपिक है थ्रेट्स ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट।
सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट वो है जो आपके इंडिपेंडेंस को खतरे में डालते हैं, जहां पे आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है क्लाइंट वगैरह के साथ, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। जैसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इन ए क्लाइंट। आप क्लाइंट का काम कर रहे हो, क्लाइंट का काम आपने थोड़ा सा कर दिया, निपटा दिया, उसको कह रहे हो चल यार दो चार और ऑडिट्स दिलवा दे। लोन या गारंटी आपने दे के रखी हुई है किसी कंसर्न्ड क्लाइंट वगैरह की, किसी बैंक को, तो ये वाले सारे जो होते हैं इसको बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है आपके क्लाइंट के साथ ही, एम्प्लॉयमेंट, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट है एक दूसरे के साथ, डेटा पर्सन एक्सचेंज करते रहते हो, तो ये है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जो इंडिपेंडेंस के ऊपर खतरा है। दूसरा है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब ये है ऑडिट भी आप कर रहे हो, अकाउंट्स भी आपने बनाए थे, या फिर आपकी ऑडिट एंगेजमेंट में एक ऐसा पर्सन इंक्लूड है जो पहले उस कंपनी में सीनियर मैनेजर था, सीनियर लेवल पे था। कह रहे हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्या होता है, व्हेन अ रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और कंक्लूजन, आप किसी जजमेंट या कंक्लूजन को रिव्यू कर रहे हो पिछली ऑडिट में चाहे जो भी है, व्हेन अ मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम वाज प्रीवियसली अ डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉई, मतलब आप पिछले साल कंपनी की पिछले साल के डेटा की ऑडिट कर रहे हो, पता लगा पिछले साल का जो वो उसका कोई स्टाफ था वो आपकी टीम में है, क्या करोगे यार, कर भी आप रहे हो, रिव्यू भी आप कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। अगला है एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट में क्या है, व्हेन द ऑडिटर प्रमोट्स और परसीव टू प्रमोट अ क्लाइंट्स ओपिनियन टू अ पॉइंट वेयर पीपल में बिलीव ऑब्जेक्टिविटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज, मतलब इस हिसाब से आप किसी पॉइंट पे पहुंच रहे हो, जैसे हाई कोर्ट के जज ने, जैसे पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में जो भी समझ लो फैसले होते हैं, डिसीजन होते हैं, आपको पता है कैसे निकलते हैं, है ना, सामने दिख रहा होता है गिल्टी कौन है, एक्यूज्ड कौन है, या मतलब कौन गिल्टी नहीं है, और फैसला आ जाता है किसके पक्ष में, आपको पता है, सामने वाले को ही पता लग रहा है यार ये क्या है, काम खराब है। तो ये होता है एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट में जब पीपल, लोगों को ही लग रहा है कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी वगैरह क्या है, कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इन सच सिचुएशन ऑडिट कैन बी परसीव्ड एज बैकिंग एंड, ये अमेंडमेंट वाला टॉपिक है, may lead to believe auditor is not acting and working objectively. Remember that auditor has not only to be independent but also appearance acting so. होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, होना भी चाहिए, करना भी चाहिए। लास्ट है फेमिलियर थ्रेट। फेमिलियर थ्रेट में क्या है, आपके क्लाइंट्स के साथ, प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल कुछ ज्यादा ही रिलेशनशिप है, सिंपथेटिक हो जाते हो, जैसे कि क्लोज रिलेटिव ऑफ ऑडिट टीम वर्किंग इन अ सीनियर पोजीशन इन द क्लाइंट कंपनी, फॉर्मर पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म, डायरेक्टर था आपके क्लाइंट का ही, लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन द स्पेसिफिक ऑडिटर एंड देयर स्पेसिफिक क्लाइंट, दोनों ही चलते आ रहे हैं इसलिए तो कूलिंग पीरियड होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके थ्रेड्स में है। सबसे पहला थ्रेड क्या था, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, जब आपका कंपनी के अंदर ही कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल जो भी। सेल्फ रिव्यू थ्रेड, आपने काम किया था, आपकी टीम का बंदा पहले ही वहां पे मैनेजर वगैरह था। एडवोकेसी थ्रेड, जहां पे लोगों को लग रहा है कि आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आप इस हिसाब से काम कर रहे हो या फैक्ट को अवॉइड कर रहे हो। लास्ट है फेमिलियरिटी थ्रेड, जहां पे आपके रिलेशनशिप कंपनी के साथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक ही ऑडिटर है, एक ही कंपनी चली आ रही है पिछले कई सालों से, तो ये थ्रेट्स वाला पांचवा है इंटिमिडेशन थ्रेट, जहां पे ऑडिटर को रोका जाता है। यहाँ पे ऑडिटर जो है काम तो करना चाहता है अच्छे से, लेकिन ऑडिटर को डेटर किया जाता है एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, कि भाई तेरे जैसे बहुत ऑडिटर आए, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा कर, ऑडिटर को रोक रहे हैं, तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उसका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बीच में लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। उसको मतलब क्या दिया जाता है, उसको धमकी दी जाती है, थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, हमारे अकॉर्डिंग कर ले अगले साल, नहीं तो ऑडिट ही नहीं मिलेगी। जब भी कोई ऑडिटर प्रैक्टिकल लाइफ में क्वालिफाइड ओपिनियन देता है ना, अगले साल वो ऑडिटर नहीं रहता, क्योंकि किया तो हायर मैनेजमेंट ने है। तो ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद है सेफ गार्ड। फिर इस थ्रेट से सेफ गार्ड कैसे किया जाए, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं ऑडिटर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिपेंडेंसी अपनी मेंटेन करे। क्या क्या सेफ गार्ड करेंगे, ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट, हमेशा उसको अपना आचरण इस हिसाब से रखना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहे। वो इंटेग्रिटी, ऑनेस्ट, ऑब्जेक्टिविटी, बायस से फ्री, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करे। बिफोर टेकिंग एनी वर्क, सारे थ्रेट्स को पहले ही कंसीडर कर ले एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिट को, ठीक है। व्हेन थ्रेट एग्जिस्ट, तो उसको डिसिस्ट करना चाहिए फ्रॉम टास्क और, अगर उसको लग रहा है कि ऐसे ऐसे थ्रेट्स हैं तो डिसिस्ट करे, या तो काम ना पकड़े या उसको एलिमिनेट करने का सोचे।
या फिर अगर ऑडिटर को लग रहा है कि फुली एलिमिनेटेड नहीं हो सकता, देन ही मस्ट नॉट एक्सेप्ट दैट ऑडिट वर्क। तो ये थे सेफगार्ड्स, जिसमें पहला क्या था, पहला था ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी होना चाहिए, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करे, ही मस्ट कंसीडर ऑल द थ्रेट्स। अगला में है एलिमिनेट करे, एलिमिनेट नहीं हो सकता तो ऑडिट को एक्सेप्ट ही ना करे। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का सिंपल मतलब होता है कि आपको अपना, जब ऑडिट कर रहे हो, जो भी आप अपना काम कर रहे हो, चाहे लैपटॉप खोल के बैठे हो, चाहे किसी पर्सन की इंक्वायरी कर रहे हो, चाहे आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हो, कुछ भी है, तो उसको एज इट इज मान नहीं लेना। ठीक है, उसको एज इट इज मान नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल, आप घर लेट आए रात को 12 बजे, 11 बजे, आपने बोला ओ तो फ्रेंड्स के साथ गए हुए थे, ओ टायर पंचर हो गया, ओ किसी दोस्त के दादाजी बीमार थे, है ना, ऐसा करते हो ना। क्या आपके मम्मी या आपके पापा मान लेते हैं? नहीं, वो इंक्वायरी करते हैं आप लोगों से, क्वेश्चनिंग माइंड लेके रखते हैं। सेम ऐसा क्वेश्चनिंग माइंड लेके रखना है आपको ऑडिट में। और सबसे बड़ी काम की बात क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आता है एसए 200 में। आरटीपी नवंबर 22 ने भी इसको पहचाना कि बेटा ये क्वेश्चन डाल दो, ये देखो ये क्वेश्चन डाला हुआ है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है क्या? एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स द क्वेश्चनिंग माइंड। मतलब आपको ऐसे ही मान नहीं लेना, आपको ऐसे ही मान नहीं लेना, आपको क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, स्टाफ से पूछना है। बीइंग अलर्ट टू द कंडीशन, जहां पे पॉसिबल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हैं, चाहे वो गलतियों से चाहे फ्रॉड से। मतलब सामने वाला तो कहीं कह रहा गलती हो गई, हो सकता है फ्रॉड हो। और एक क्रिटिकल असेसमेंट करनी है, मतलब उससे आपने सवाल जवाब करने हैं अपने अकॉर्डिंग। एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स द क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू द कंडीशन दैट में इंडिकेट द पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड या फिर एरर। और क्रिटिकल असेसमेंट आपको करनी है, मेनली ये लेके चलना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन इस लाइन को लेके आ रहा है। देखो जो आरटीपी ने क्वेश्चन दिया, ऑडिटर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिसरिगार्ड द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एंटिटीज मैनेजमेंट, ये सब चीजें हैं। ऑडिटर शेल प्लान एंड परफॉर्म एन ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिकॉग्नाइज एग्जिस्ट। ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में इंक्लूड क्या है, ऑडिट एविडेंस दैट कंट्राडिक्ट द अदर ऑडिट एविडेंस। अगर आपको लग रहा है कि एक एविडेंस दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मैंने बैंक स्टेटमेंट देखी तो बैलेंस ये है, जब बैंक में कॉल मिलाया तो बैलेंस वो कुछ और शो कर रहा था। इन्फॉर्मेशन दैट ब्रिंग द क्वेश्चन ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मिले उनकी रिलायबिलिटी के ऊपर आपको डाउट है, इंडिकेट हो रहे हैं, फ्रॉड के चांसेस आपको दिख रहे हैं, या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे सुजेस्ट कर रहे हैं दैट नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में जो प्रोसीजर दिए हुए हैं वो सफिशिएंट नहीं है, उसके अलावा भी आपको और प्रोसीजर अपनाने पड़ सकते हैं। तो वो एक आचरण, वो एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलने को आपको बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। कह रहे हैं थ्रू आउट द ऑडिट वो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को आप ओवरलुक ना कर जाओ, इसके रिस्क को आपको रिड्यूस करना है। इन अप्रोप्रिएट एजम्पशंस यूज ना करें, एंटी नेचर टाइमिंग और एक्सटेंड डिसाइड करते हुए, इसके रिस्क को आपको कम करना है। क्रिटिकल असेसमेंट करनी है आपको ऑडिट एविडेंसेस की, और साथ में आपने ध्यान रखना है कि क्या क्या आपको ऐसे ही सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की जरूरत पड़ी है। और एक ये पॉइंट है 7th, इन केस ऑफ डाउट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आपको रिलायबिलिटी हो रही है, रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट है, तो आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर लो, देखो कि क्या मॉडिफिकेशन और एडिशन करने की आपको जरूरत है। देखो ये क्वेश्चन बन के आया, ये वाला पॉइंट, ऑडिटर कैन नॉट एक्सपेक्टेड टू डिसरिगार्ड द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द एंटिटीज या मैनेजमेंट बट डज नॉट रिलीव द ऑडिटर। कह रहे हैं पिछले सालों की जो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, अच्छा बिहेवियर है, उसको डिसरिगार्ड मत करना, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी ड्यूटी से रिलीव हो जाओगे। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में स्टैंडर्ड का नंबर डाल देना ऐसे 200, और ये सारी चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड आ रहा है ऐसे 210, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऐसे 210, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट यानी कि जो भी आपने अपने क्लाइंट के साथ ऑडिट एंगेजमेंट
ठीक है, जो भी आपने फाइनल किया है उसको एक्सेप्ट करो या कंटिन्यू करो। उसको एक्सेप्ट करना है चाहे कंटिन्यू करना है, लेकिन दो बातों का ध्यान रखना है, क्या उस एंगेजमेंट में प्री कंडीशन डिसाइडेड है, प्री कंडीशन क्या होते हैं अभी पढ़ेंगे, और दोनों पार्टियों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग है टर्म्स और कंडीशन को लेके, ये दो चीजों का ध्यान रखना। तो प्री कंडीशन आपने ध्यान रखना है, आरटीपी May 21 का क्वेश्चन आया हुआ है, साथ साथ लिखा हुआ है, सर आप बहुत ही अच्छे हो। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने साथ साथ लिख दिए ताकि उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आपको साथ साथ पढ़ते हुए पता चल जाए। प्री कंडीशन होती क्या है? प्री कंडीशन है जो मैनेजमेंट यूज करती है एफआरएफ बनाते हुए इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द एग्रीमेंट मैनेजमेंट ऑफ प्रीमाइसिस, मतलब जिस कंडीशंस पे, जिस प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस मतलब टर्म्स एंड कंडीशन पे आप लोग डिसाइड कर रहे हो क्लाइंट और ऑडिटर, क्या वो सच में एग्जिस्ट है कि नहीं है, मतलब ऑडिट में वेदर द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट। तो इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, देखेगा क्या एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कि जो लो जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडे एसएएस लग रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। दूसरे नंबर पे वो मैनेजमेंट से एक एग्रीमेंट ले लेगा, मतलब एक लिखत में एक एक्नॉलेज ले लेगा, और कि क्या मैनेजमेंट को आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है मैनेजमेंट को, कि एफएस बनाने की जिम्मेवारी उनकी है, इंटरनल कंट्रोल को लगाने की जिम्मेवारी उनकी है, ऑडिटर को ऑडिट के दौरान आपने प्रोवाइड करना है क्या एक्सेस सभी इंफॉर्मेशन का, एडिशनल एक्सेस इंफॉर्मेशन का जो ऑडिटर को चाहिए, या फिर किसी पर्सन से अगर वो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहता है, तो इसको बोला जाता है प्री कंडीशन। तो ये प्री कंडीशन एग्जिस्ट होनी चाहिए ऑडिट के दौरान, तभी वो कंडीशन, तभी वो ऑडिट एक्सेप्ट करेगा। अगला अदर फैक्टर्स आप क्या ध्यान में रखोगे, अगर प्री कंडीशन देखो प्रेजेंट नहीं है, आप लोगों ने ये लिख दिया कि स्टाफ जो है, क्लाइंट जो है, ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड वगैरह नहीं करेगा, एफएस बनाने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है, तो ऑडिटर पहले तो मैटर डिस्कस करेगा मैनेजमेंट से, ऐसे रूट नहीं जाना, पहले डिस्कस करना है। लेकिन ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा वो ऑडिट, अगर आपको लग रहा है कि जो एफआरएफ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं वो अनएक्सेप्टेबल है, या मैनेजमेंट एग्री नहीं कर रही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो इन दो सिचुएशन में ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उसके बाद है एग्रीमेंट ऑन एंगेजमेंट टर्म्स। सबसे पहले दोनों पार्टीज आपस में क्या करेंगे, ऑडिटर शैल एग्री कर जाएगा टीसीडब्ल्यूजी के साथ, मैनेजमेंट के साथ, कि ये टर्म्स हमारे में डिसाइड हुई हैं, शैल बी रिकॉर्डेड इन द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में हम दोनों साइन कर देंगे, लिख देंगे फीस क्या है, कितने दिनों की ऑडिट है, क्या क्या चेक करने हैं, क्या क्या छोड़ने हैं, उसके अंदर लिख देंगे ऑब्जेक्टिव या स्कोप क्या है ऑडिट का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी, ये ऑडिटर कह रहे हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, नीचे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एप्लीकेबल एफआरएफ क्या लगता है, और लास्ट में है रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म या कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट, जो भी लास्ट में रिपोर्ट इशू करनी है वो भी। तो इसी चीज के ऊपर क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट, इसको देखो मैं हमेशा इंपॉर्टेंट मार्क करवाता हूं कि अगर मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी कोई लिमिटेशन लगा देता है, पहले ही बंदिश लगा देते हैं, ठीक है, ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर्स वर्क, और अगर वो लिमिटेशन का रिजल्ट आपने ऐसा एस्टिमेट लगा लिया कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो सकता है एज पर एस 705, कि जो लिमिटेशन वो आपके ऊपर लगा रहे हैं, लिमिटेशन का मतलब है कोई आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, या कोई आपके काम में वो बाधा डाल रहे हैं, या कोई काम करने से आपको रोक रहे हैं, और उसकी वजह से एट द एंड यू विल रीच एट द ऑडिट ओपिनियन ऑफ डिस्क्लेमर, तो आप ऑडिट को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। कहने का सरल भाव क्या है, अगर ऑडिटर के ऊपर कोई लिमिटेशन लगाई जाती है, ऑडिटर बहुत ज्ञानी है, उसको लग रहा है इसका तो इम्पैक्ट डिस्क्लेमर तक पहुंच सकता है, तो मैं ऑडिट ही एक्सेप्ट नहीं करता, मैं क्यों टेंशन हूं। जैसे मेरे पास हमारी जैसे कई बार क्लाइंट्स आते हैं ना, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट बनानी है, साइन करने हैं, कुछ करना है, अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम उसका ऑडिट का काम ही नहीं लेते, या फिर उसके साइनिंग का काम ही नहीं लेते, कि नहीं जी हमसे ना हो पाएगा। आगे एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन टर्म्स, कह रहे हैं अगर ऑडिट टर्म्स में चेंज करनी है, आपको क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि भाई साहब चेंज कर दो, लेकिन वो प्रोवाइड करता है लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, टर्म्स डिसाइड हुई थी कुछ, ऑडिटर को बोला जा रहा है कि आप अब ये वाली कर लो न्यू, लेकिन उससे आपका लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, मतलब आपका जो है ना विश्वास घट रहा है, ऑडिट रिपोर्ट की जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो उसकी अप्रोप्रिएटनेस चेक करोगे, और किस रीजन से है ये चेक करोगे, चेंज इन सर्कमस्टांसिस अगर हो गई तो ठीक है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी नेचर ऑफ ऑडिट को लेके या कुछ रिलेटेड सर्विसेज को लेके तब ठीक है,
या रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट वेदर इम्पोज बाय मैनेजमेंट। तो इन सब चीजों को आपने ध्यान में रखना है। ऑडिटर शुड कंसीडर व्हाइल एक्सेप्टिंग द चेंजेस। क्या चीजें ध्यान रखेगा, क्या जिससे लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस आ रहा है उसकी एप्रोप्रिएटनेस चेक की जाएगी। ऑडिटर वुड कंसीडर केयरफुली द रीजन गिवन फॉर द रिक्वेस्ट, वो चेक करेगा। ऑडिटर शैल नॉट एग्री टू अ चेंज इफ देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन। न्यू टर्म्स और कंडीशंस को रिकॉर्ड कर लेगा वो। रिवाइज टर्म्स और कंडीशंस को नोट डाउन करके उसके अकॉर्डिंग ऑडिट की जाएगी। और इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन रिपोर्ट वुड नॉट इंक्लूड, कंफ्यूजन से बचने के लिए वो पिछली टर्म्स को नहीं लिखेगा, जो अब आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया उसी के बारे में बात चलेगी। लेकिन कह रहे हैं इफ एग्जाम में मैं इसको डाल सकता हूँ बेटा स्टार, अगर ऑडिटर इज अनएबल टू एक्सेप्ट द चेंजेस। अनएबल, अगर ऑडिटर कह रहा है कि मैं चेंज नहीं कर सकता या डिसएग्री हो गया चेंज के साथ, लेकिन क्लाइंट कह रहा है कर कर कर, ऑडिटर कह रहा है विड्रॉ कर जाऊंगा। अगर तुमने मेरे ऊपर जबरदस्ती की, साइन तो मेरे पास है, पावर मेरे पास है, तो मैं विड्रॉ कर दूंगा और फिर देखूंगा कि मेरी कोई ऑब्लिगेशन बन रही है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन या कोई लीगल या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। तो ये था अगर ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद है रैकरिंग ऑडिट, आरटीपी में 21। रैकरिंग ऑडिट का मतलब सर ऐसी ऑडिट जो बार बार करी जाए, रिपीट ऑडिट जी नहीं। रैकरिंग ऑडिट, रिपीट ऑडिट, बार बार होने वाली ऑडिट नहीं है। रैकरिंग ऑडिट का मतलब ये होता है कि ऑडिटर देखेगा कि क्या कोई टर्म्स ऑफ ऑडिट रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है, या फिर क्लाइंट अपनी किसी टर्म्स को जो ओरिजिनल टर्म्स और कंडीशन थी उसको कोई याद करवाने की जरूरत है। रिमाइंड टू, नीड टू रिमाइंड द एंटिटी द एग्जिस्टिंग टर्म्स। ये दो पॉइंट्स को बोला जाता है रैकरिंग ऑडिट। क्या फैक्टर्स हैं एप्रोप्रिएट फॉर ऑडिटर टू सेंड द न्यू एंगेजमेंट लेटर। देखो 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट होता है, 5 इयर्स के लिए। अब हर साल जब एक बार ऑडिट होगी, क्या दोबारा से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एक्सचेंज करेंगे? क्या नहीं यार, वही चल रहा है। लेकिन नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देना पड़ सकता है अगर कुछ भयानक चेंजेस आई हैं, कुछ अलग से चेंजेस आई हैं। तो कह रहे हैं फैक्टर एप्रोप्रिएट फॉर ऑडिट। एग्जाम का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, E⁴ यानी एग्जाम में 3-4 बार आया हुआ है, कब नया एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा। ऑडिटर पहले तो डिसाइड कर सकता है कि मैं बार बार या नया लेटर नहीं दूंगा, 5 साल के लिए पॉइंट हो गया, ओके है। हाउएवर मतलब पलटी मारने वाला है ऊपर से। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जहां पे रिवाइज करना पड़ेगा। अगर एंटिटी मिसअंडरस्टैंड कर गया ऑब्जेक्टिव या स्कोप को, कोई स्पेशल टर्म्स ऐड ऑन करनी है, सीनियर मैनेजमेंट में चेंज आ गया, चेंज इन ओनरशिप हो गया, नेचर और साइज ऑफ एंटिटी में चेंज आ रहा है, लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, चेंज इन FRF है, अगर ऐसे पॉइंट आते हैं ना तो देखो कंडीशन चेंज हो गई। जैसे अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो है ना, संविधान है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 19 साल पता नहीं 21 साल के लिए लिखा जाता है, हर 19 साल के बाद चेंज कर दिया जाता है। हमारा क्या था 1949 में बन गया, अभी तक चलता आ रहा है। अमेरिका वाले क्या मतलब दिमाग लगाते हैं कि बेटा हर जनरेशन के बाद चेंजेस आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह करना पड़ेगा। तो सेम ऐसा ही है, ठीक है। इन चेंजेस में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, पुराना एंगेजमेंट लेटर फाड़ के या उसको चेंज करके नया एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा, ठीक है सर। चलिए आगे, फॉर्म कंटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ये आप देख लेना क्या क्या फॉर्म्स कंटेंट हैं, ठीक है जी। आगे क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, मतलब ये अब स्टैंडर्ड्स की बातें होने लगी कि क्या होता है स्टैंडर्ड। सबसे पहले स्टैंडर्ड की एक डेफिनेशन दी हुई है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट द कोडिफिकेशन ऑफ अ बेस्ट प्रैक्टिसेस। एक्सपीरियंस लोगों में या कुछ ऐसे मुद्दों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हुई है ना, उनको छानबीन के एक ही पेपर में लिख लेना, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स। ये एक परफॉर्मेंस बेंचमार्क होते हैं सभी के लिए, और प्रोफेशनल के लिए ये गाइडेंस का काम करते हैं। अगला टॉपिक आपके पास है रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इसका काम क्या होता है, ये एक इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड बॉडी है, इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो स्टैंडर्ड बनाती है पूरे वर्ल्ड के लिए, मतलब एक ऑडिट की अच्छी प्रैक्टिसेस के लिए। ऑब्जेक्टिव है इसका पब्लिक इंटरेस्ट वगैरह को सर्व करना, हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड बनाना, फैसिलिटेटिंग द कन्वर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स बनाना। कैसे वो करती है, हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बनाती है, गाइडेंस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, फॉर अदर टाइप ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज के लिए ये लोग स्टैंडर्ड बनाते हैं, क्योंकि आजकल MNCs का जमाना है। एक कंपनी इंडिया में है, उसकी कितनी सारी ब्रांचेस यूरोप में, अमेरिका में है, तो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। अदर रिलेटेड सर्विसेज के लिए ये लोग स्टैंडर्ड बनाते हैं।
या फिर क्वालिटी कंट्रोल के लिए सर्विसेज बनाते हैं, कुछ पब्लिक अदर अनाउंसमेंट, कुछ और तरह के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। ये लिखा हुआ है इसका काम, आईएएसबी का काम क्या है, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाती है ये। उसके बाद कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस इंडिया में कैसा होता है। बेटा मैं आपको बता देता हूँ, आप पढ़ लेना। सबसे पहले स्टैंडर्ड इंडिया में कोई स्टैंडर्ड क्यों बनाया जा रहा है, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड है, ठीक है, एएस आई थिंक 12 होता था। तो सबसे पहले तो ये देखा गया कि उसकी जरूरत क्यों पड़ी, नीड, किसी इस एरिया की नीड क्यों पड़ी, ठीक है जी, जहाँ पे हमें स्टैंडर्ड बनाना पड़ा। फिर हम एक कमेटी का गठन करेंगे, फिर ग्रुप डिस्कशन होगी, पब्लिक से रिव्यूज मांगे जाएंगे, फिर एक क्या कहते हैं, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, उस ड्राफ्ट को फिर से पब्लिक में फैलाया जाएगा, उनके कमेंट्स इनवाइट किए जाएंगे या फिर ऊपर वाली बॉडी को बताया जाएगा। फिर उसमें जो जो कमियां लग रही है, जो जो वीकनेसेस हैं, क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, क्या डिलीट कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद वो एडिशन करके, मॉडिफिकेशन करके फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसको जो भी एप्लीकेबल लॉ, कस्टम, यूजेज या स्टैंडर्ड का रूप दे दिया जाएगा। ऐसे बनाए जाते हैं स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड यहाँ पे क्यों आप कौन बनाता है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, इंडिया का भी यही है। वो कह रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, जो यार पिछले वाले इंटरनेशनल वालों के स्टैंडर्ड थे, जो इंडिया वालों के स्टैंडर्ड बनाएगा, पैरेलल सिमिलर लाइन पे चलते हैं कि टू रिव्यू करेगा एग्जिस्टिंग या एमर्जिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को, टू फॉर्मुलेट द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जो इंडिया का स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड पढ़ रहे हैं हम, ये भी वैसे स्टैंडर्ड बनाएगा। रिव्यू करेगा एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को या स्टेटमेंट जो पहले बने हुए हैं क्या उनमें चेंजेस की जरूरत है। गाइडेंस नोट डेवलप करेगा, ठीक है, टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग गाइडेंस नोट, कोई गाइडेंस नोट ऑलरेडी बने हुए हैं उनको रिव्यू करने का काम करेगा, मतलब वही सब चीजें। आगे आप आ जाओ, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, आरटीपी मे 20 में क्वेश्चन दिया गया था, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। देखो जी, इस बार क्वेश्चन पता है क्या पूछा इन्होंने, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, कितने तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन अदर रिलेटेड सर्विस, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। तो ये है पहला स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इनका काम क्या होता है, ऐसे स्टैंडर्ड बनाना, ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाना जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की ऑडिट करने के लिए आपको हेल्प करेंगे, रीजनेबल एश्योरेंस के लिए। सेकंड होता है स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, इसको बोला जाता है एसआरई, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। इनका काम क्या होता है, रिव्यू ऑफ, ऊपर होता था हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की ऑडिट करना, यहाँ पे रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तीसरा होता है थर्ड स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसको बोला जाता है एसएई, सीए फाइनल में पूरा ध्यान से पढ़ोगे। इनका काम होता है अदर देन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, जैसे उनको छोड़ के कुछ और की ऑडिट करना है, उसके जो स्टैंडर्ड्स को बोला जाता है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। फोर्थ पे बनाया जाता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस, ऑडिट को छोड़ के, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को छोड़ के कुछ वैसे रिलेटेड सर्विसेज अगर और है, कुछ वैसे रिलेटेड सर्विसेज कुछ और है तो उनकी ऑडिट कैसे करें, उसको बनाया गया स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज में। एसए हो गई, एसआरई हो गया रिव्यू करने के लिए, एसएई हो गया एश्योरेंस करने के लिए, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अदर देन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, और हो गया एसआरआर अदर रिलेटेड सर्विस। तो ये आपने, ये देखो मैंने कोटेशन वगैरह दी हुई है एसए के सीरीज नंबर, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन एसएई एंड एसआरईज, अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। एसएई स्टैंडर्ड्स कहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है। एसआरई जो रिव्यू वाले हैं वो रिव्यू करते हैं, ये ऑडिट करते हैं, ये रिव्यू करते हैं। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन क्या होती है ये आप लोग पढ़ लेना, ये आपका पेपर में आरटीपी मे 20 का क्वेश्चन आया हुआ है इसी के ऊपर। इस वजह से पहले क्या होता था, मैं भी ये वाले टॉपिक को क्या करता था, हाँ जी ये तो इसका मीनिंग है, आप इसको एक बार के लिए रीड करके छोड़ सकते हो जी, नहीं, रीड प्लस लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद है व्हाट इज स्टेटमेंट्स एंड व्हाट इज गाइडेंस नोट, इसका पेपर में क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, करेक्ट इनकरेक्ट की फॉर्म में। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जो आईसीआई समझ लो इशू करती है, क्या कहते हैं, जो मेंबर प्रैक्टिस में है, ठीक है, जो मेंबर ऐसे ऐसे कामों के मतलब प्रैक्टिस में है, जो वो काम करता है, तो इशू किए जाते हैं विद व्यू टू सिक्योरिंग कंप्लायंस बाय द मेंबर, मेंबर मतलब सीए, विच इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये काउंसिल बनाएगी, इंस्टीट्यूट की जो कमेटी होती है वो बनाती है, विच आर क्रिटिकल फॉर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस। मतलब आप कई तरह की ऑडिट कर रहे हो, काम कर रहे हो, आपको कोई एक चीज चाहिए, भाई मैं क्या चीज को फॉलो करूं, तो आईसीआई ने बोला कि हम एक स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं, लाइक एक नोटिफिकेशन सर्कुलर्स है। अगर आप किसी काम में फंस रहे हो तो इनको आप
पढ़ लो, इसके अकॉर्डिंग कर लो, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स का मेन यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट्स जो है मैंडेटरी इन नेचर है। अगर आईसीआई ने स्टेटमेंट बना दी, सेम वैसा काम कर रहे हो तो आपको फॉलो करना जरूरी है। जबकि गाइडेंस नोट भी सिमिलर तरह की चीजें होती हैं, लेकिन उनको जो फॉलो करना होता है वो रिकमेंडेटरी होता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया गाइडेंस। वो तो आपको गाइडेंस कर रहे हैं, आपको फॉलो करना है कर लो, नहीं करना मत करो। उसके बाद एक्स्ट्रा टॉपिक एक ऐसे 220 से उठाए हुए हैं, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एथिकल रिक्वायरमेंट वाले में भी पढ़ लिया था, तो ये आप लोग खुद पढ़ लोगे, ठीक है, इग्नोर नहीं करना इसको। ऐसे 220 ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया था, ऐसे 220 SQC1, लेकिन उसका एक टॉपिक जहां पे रह गया था एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, वहां पे भी था, उसके कुछ पॉइंट ऐसे थे जो यहाँ पे हैं, तो इसको आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक रिव्यू वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ये मैटर्स टू बी, ये इसको मत छोड़ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हो गया। जल्दी मिलते हैं अगली रिवीजन क्लास में। ओके, बाय बाय।